ओके, वेलकम बैक फ्रेंड्स टू टेक्नो शिपियंस एजुकेशन। और अपने इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अपने IB ACIO एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। ये पेपर 2012 का होगा। और सिंस हम जान रहे हैं कि IB ACIO की एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी आई है कई साल बाद, और जल्दी इसका एक एग्ज़ाम है, तो इसके लिए हमने एक बैक टू बैक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के डिस्कशन की सीरीज स्टार्ट की है। सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अगले आने वाले वीडियो के बारे में भी आपको पता चले। साथ ही साथ इस वीडियो में हम क्वेश्चन के आंसर्स के बारे में तो डिस्कशन करेंगे ही, साथ ही साथ हम इनसे रिलेटेड और क्वेश्चन जो रेलेवेंट टॉपिक्स होंगे या रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे उन पे हम डिस्कशंस भी करेंगे। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव ये आपका वीडियो होगा। एक वीडियो से आपको कई सारी और नॉलेजेस, करंट अपडेटेड नॉलेजेस मिलेंगी। आइए पहले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कहता है, अ मैन डिसाइड्स टू ट्रैवल 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स partly by foot and partly on a bicycle. So if his speed on foot is 8 km per hour and on bicycle is 16 km per hour, what distance he would what distance would he travel on foot, है ना। तो हम देखो लॉजिक यहाँ ये यूज़ करेंगे कि देखो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू यहाँ पे ही हम सॉल्व कर लेंगे। जस्ट अ सेकेंड। तो यहाँ सॉल्व करते हुए चलेंगे, हम लॉजिक यूज़ करेंगे कि हमारा क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस ओवर का टाइम। तो यहाँ से टाइम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिस्टेंस ओवर की वेलोसिटी। अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा टाइम रिक्वायर्ड है, जैसे इन्होंने फूट पे पूछा है, तो जो टाइम वो चल के फूट पे लेगा, है ना, प्लस जितना वो बाइसिकल पे चलेगा तो उतना टाइम जो लगेगा वो मिल करके कितना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा कितना टाइम दे रखा है 8 आवर्स, है ना। तो वो वैल्यू आ जाएगी 8 के इक्वल। तो यहाँ पे लेट से मान लेते हैं कि वो डिस्टेंस ट्रेवल करता है फूट पे x किलोमीटर, है ना। तो x ओवर का d ओवर का v, और फूट पे जो ट्रेवल करा उसकी वेलोसिटी कितनी 8 है, प्लस का ये बचा हुआ कितना हो जाएगा, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर x उसने फुट पे ट्रैवल कर लिया तो 80 माइनस का x हो जाएगा। तो 80 माइनस का x, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है उसकी 16। ये वैल्यू, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करने पे आपका आंसर आना चाहिए 8 के इक्वल। तो इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते ही आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये 48 किलोमीटर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। ड्यू टू 25% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम, अ पर्सन इज एबल टू परचेज 20 किलोग्राम लेस फॉर अ रुपीज़ ऑफ 400। यानी टोटल इसके पास 400 रुपये थे, और अभी प्राइस क्या है 25% पर किलोग्राम का बढ़ गया, जितना भी प्राइस था, तो अब वो 20 किलोग्राम कम खरीद पा रहा है। व्हाट इज़ द इंक्रीज प्राइस ऑफ पर किलोग्राम, तो पर किलोग्राम इंक्रीज प्राइस क्या है ना। तो चलो मान लेते हैं कि इनिशियली उसका प्राइस था x। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि अगर उसका x था, तो अगर वो 400 रुपीज़ इसके पास थे और पर केजी का प्राइस था x रुपीज़, तो टोटल इतने केजीज राइस वो खरीद पा रहा था स्टार्टिंग में। लेकिन अभी क्या हुआ कि उसके प्राइस बढ़ गई है, और बढ़ के कितनी हो गई है 25% उसकी बढ़ गई है। यानी x थी, तो अब 400 बटा अगर x 25% बढ़ गया तो 1.25x हो चुका होगा। यानी कि अब इतना खरीद पा रहा होगा, अब इतने केजी राइस खरीद पा रहा होगा। लेकिन कह रहा है कि ये जो है ये 20 केजी कम है, यानी अगर इसमें आप 20 जोड़ दो तो ये इनिशियल वाले के बराबर आ जाएगा। अब ये एक इक्वेशन आ गई आपकी। यहाँ पे आप जनरली इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो एक जनरल सा सिंपल सा इक्वेशन मिल जाएगा, जो कुछ इस तरीके से आएगा आपका कि 2000 इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 1600 प्लस का 100x, है ना। तो मैं समझता हूँ कि ये बेसिक इक्वेशंस हैं। इन इक्वेशंस को यहाँ पे मैं सॉल्व करूँ तो एक टाइम वेस्टेज होगी, इसलिए आप जनरली इनको सॉल्व करना। सो यहाँ पे आपको x की वैल्यू इससे मिल जाएगी 4। यानी यहाँ पे इनिशियली क्या था, इसका प्राइस था पर केजी का 4 रुपये, लेकिन 25% बढ़ गया, यानी 4 का 25% कितना होता है 1 होता है, यानी 1 रुपये और बढ़ गया। यानी अब इंक्रीज प्राइस कितनी है, तो 4 + 1 यानी कि आपका आ गया 5। तो 5 आपका आंसर हो जाएगा, और ये आपका अब इंक्रीज प्राइस है। थर्ड क्वेश्चन पे जंप करते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अ टॉय वेइंग 24 ग्राम ऑफ एन अलॉय ऑफ टू मेटल इज वर्थ रुपीज 174, but if the weight of two metals be interchanged, the toy would be rupees 162. If the price of one metal be 8 per gram, per metal be rupees 8 per gram, find the price of the other metal used to make the toy. तो अलॉय ऑब्वियसली क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इस अलॉय में दो तरह के मेटल का मिक्सचर है, दोनों को मिला करके 24 ग्राम है ना। सो बोल रहा है कि उसका ऑफ टू मेटल का उसका दाम था 174 रुपये। लेकिन अब हमने क्या किया कि पहला अलॉय और जो दूसरा अलॉय था उनको इंटरचेंज कर दिया है, तो उनके प्राइसेस भी इंटरचेंज होंगे पर्टिकुलर के, तो उसके कारण से अब नया प्राइस है 162 रुपीज़। तो पहले वाले बोल रहा है कि किसी एक मेटल का अगर रेट है 8 रुपीज़ पर ग्राम, तो दूसरे वाले का कितना होगा। आइए क्वेश्चन पे सॉल्व करते हैं, और हम कुछ यहाँ पे अजम्पशंस लेते हैं। मान लिया कि जो पहला वाला अलॉय है, जैसे ये अलॉय था, अलॉय में आपके दो मेटल्स थे, है ना, मेटल ए और मेटल बी। तो मेटल ए और मेटल बी रहे होंगे, है ना।
मान लिया कि मेटल ए आपका कितना है, वो है आपका वाई, तो मेटल बी कितना हो जाएगा, सिंस टोटल कितना है 24 ग्राम है, तो मेटल बी कितना हो जाएगा 24 माइनस का वाई हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एक का रेट क्या है, 8 रुपीज़ है, तो पहले वाले का रेट क्या है, आपने बोला 8 रुपीज़ है, तो दूसरे वाले का रेट क्या होगा ये पता करना। तो लेट से दूसरे वाले का हम मान लेते हैं, दूसरे वाले का मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, है ना, और हमें एक्स ही निकालना होगा। तो अब ये कह रहे हैं कि देखो, आप जब y को, मतलब y था पहले वाला, उसको 8 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये y ग्राम है आपका, है ना, तो 8 से पर ग्राम का रेट 8 है, तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, प्लस 24 माइनस का y, ये दूसरे वाले का है, और दूसरे वाले का रेट हमें क्या है नहीं पता, तो उसका हमने x माना हुआ है, तो हमारा प्राइस कितना रहा है, वो आ रहा है 174, तो हमने 174, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है। अब बोल रहा है कि अब इसे हमने इंटरचेंज करा, यानी 24 माइनस वाई वाले को, है ना, ये पहले वाले में आ गया, इसका रेट हो गया, तो यानी कि अब हमारा हो जाएगा 24 माइनस वाई, ये पहले वाले का रेट हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि 8 रुपीज़ पर ये वाला हमने ले लिया है। प्लस अब दूसरा वाला हमने कितना लिया था, तो वो हमने लिया था x, है ना, x रेट लिया था, और कितना था वो y था, तो x इंटू वाई हो जाएगा। अब कितना रेट आ रहा है, इसका टोटल प्राइस आ रहा है अब 162, है ना। तो ऑब्वियसली हमने इसे इंटरचेंज करा है, पहले हमने y के जी इसके लिए थे, तो 24 माइनस वाई के जी दूसरे वाले के लिए थे। अब इस बार 24 माइनस वाई के जी पहले वाले के ले रहे हैं, और y के जी दूसरे वाले के ले रहे हैं, तो ये हमारा यहाँ पे दो इक्वेशन मिल गया। इन दो इक्वेशन को हम बड़े ही इजीली सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक्स वाई कैंसिल आउट होकर के फाइनली हमें यहाँ पे एक x की वैल्यू मिलेगी, और वो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी सिंपली 6, है ना। तो यानी कि दूसरे वाले का रेट है 6 रुपये पर ग्राम की वैल्यू चल रही है दूसरे वाले की, है ना। हमारा फोर्थ इक्वेशन कहती है, हमारी फोर्थ क्वेश्चन कहती है कि 3 बेल्स चाइम एट इंटरवल ऑफ 48, 60 एंड 90 मिनट्स, तो इतने मिनट्स के अंतराल पे वो एक बार बजते हैं, एक साथ बजते हैं। सो इफ़ द 3 बेल्स चाइम टुगेदर एट 10 AM, 10 AM पे पहली बार बजे थे, तो अगली बार, है ना, टाइम विल दैट विद ऑल दिस 3 चाइम अगेन दैट डे, तो दूसरी बार फिर उसी, मतलब वो तीनों बेल एक साथ कब बजेंगे, है ना। तो अब ये बड़ा सा इजी क्वेश्चन है जो LCM SCF का है, तो LCM लेंगे हम, ये तीनों एक साथ कब बजेंगे, तो इन तीनों का LCM लेंगे। इनका जब 48, 60 और 90 का आप LCM लोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 720। अब ये मिनट्स में दे रखे हैं, इतने मिनट्स में, तो यानी कि ये आ गया आपका 720 मिनट्स। अगर आप इसे 60 से डिवाइड कर दोगे, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12, तो यानी 12 क्या आर, 12 घंटे बाद ये फिर से बजेंगे। तो मॉर्निंग 10 बजे अगर वो बजे थे, तो 12 घंटे बाद यानी कि इवनिंग 10 पे वो दोबारा बजेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन फिफ्थ है, पर इस पेपर में बहुत ज़्यादा इसे क्लियर नहीं हो पाया, यानी ये क्वेश्चन बड़ा क्लियर आया नहीं, मेरे ख्याल से कुछ इसमें गड़बड़ी है क्वेश्चन में। तो सिंपली मैं इसका लॉजिक बता देता हूँ कि यहाँ पे मतलब नंबर्स होंगे या 3 नंबर्स होंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन और लास्ट के 2 डिजिट्स की बातें कर रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना। छठा क्वेश्चन आपसे कहता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द फ्लोर a ball rebounds to 4/5 of the height from which it has fallen, है ना। तो यानी कि कह रहा है, मान लो यहाँ से इस पोजीशन से अगर बॉल को आपने छोड़ा और यहाँ पे ग्राउंड को हिट करा, हिट करने के बाद ये फिर से क्या है कि लेट से थोड़ा सा इधर बनाता हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो, तो ये इस हाइट पे जा रहा है। कि मान लिया आपका अगर ये कितना था, कुछ आपकी हाइट थी, लेट से कि आपकी हाइट है ये 10, है ना। तो जब ये बाउंस बैक कर रहा है, तो ये कितने 4/5 ऑफ इसके जा रहा है, 4/5 यानी कि ये जा रहा है 8 मीटर तक, और 8 मीटर, फिर अब ये नई हाइट इसकी 8 मीटर हो गई, अब 8 मीटर से फिर इतना वापस आएगा, फिर उसके बाद से जब बाउंस बैक करेगा तो इसका कितना जाएगा 4/5, यानी कि कुछ यहाँ तक जाएगा, फिर ये बाउंस बैक करेगा तो फिर ये आकर के यहाँ तक जाएगा। ऐसे करते करते ये क्या होगा कि धीरे धीरे करते करते ये आकर के ऐसे रेस्ट में आएगा। तो ये पूछ रहा है कि ऐसा फाइंड द टोटल डिस्टेंस दैट इट ट्रेवल्स बिफोर कमिंग टू रेस्ट इफ इट हैज़ बीन जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 120 मीटर। तो ये कह रहा है कि अगर ये 120 मीटर से ड्रॉप किया गया था, तो आप बताइए टोटल ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर लिया स्टॉप होने से पहले। तो सिंपली देखिए यहाँ पे एक पहले हम देखेंगे हाइट कितना ये ट्रैवल कर रहा है, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है वो किस पैटर्न में है। तो जब पहला ये ट्रैवल करेगा यहाँ से यहाँ तक आएगा, तो यानी पहली बार में तो ये 120 मीटर जाएगा, प्लस दूसरी बार में कितना जाएगा, यहाँ से ये उठेगा तो ये इतने हाइट तक जाएगा, तो यानी ये 120 का 4/5 टाइम्स पे जाएगा, और 4/5 टाइम तो ऊपर जा रहा था, तो उतने ही अगली बार वो नीचे आकर के गिरेगा, फिर उसके बाद से थोड़ा सा उसका फिर 4/5 टाइम जाएगा, तो यानी जब ऊपर जा रहा है तो उतने ही नीचे आ रहा है, यानी कि इसका 2, तो यानी कि उतने ही डिस्टेंस 2 बार ट्रैवल कर रहा है। तो अगला डिस्टेंस हमने देखा 120 इंटू 4/5 का ट्वाइस हमने कर दिया, क्योंकि वही डिस्टेंस पे गिर रहा है, वही डिस्टेंस वापस जा रहा है ना। अच्छा, तो अब हमने देखा कि फिर उसके बाद से जब वो डिस्टेंस जैसे 4/5 ट्रैवल किया था, उसके बाद से वही डिस्टेंस वापस आया, इसलिए हमने 2 बार मल्टीप्लाई किया। अब इस बार वो जो पहले यानी कि ये पूरा जो डिस्टेंस है इसका वो 4/5 टाइम जाएगा,
यानी कि अगला हमारा क्या हो जाएगा, हम इसमें करेंगे 120 इंटू, हमने करा 4/5, ये डिस्टेंस हमारा पहले ट्रेवल हो रहा था, है ना। और अगेन इसका हमने क्या करना है, इसका हमारा अगेन 4/5 टाइम जा रहा है, और ये ऊपर उतना गया होगा, फिर उतना ही नीचे आया होगा, तो इसका फिर हम क्या करेंगे, इस पूरे टर्म का हम क्या कर देंगे, इस पूरे को हमने 2 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यही टर्म आपका हर बारी चलते रहेगा। फिर अगला टर्म फिर क्या होगा, फिर ये जो हमारी वैल्यू है इसका हमने क्या करना है कि 120 इंटू 4/5 आया था, फिर इसमें हम क्या करेंगे 4/5 कर देंगे, क्योंकि इसका 4/5 और ये 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 का हर बारी मल्टीप्लाई, तो यही सीक्वेंस आपका चलते रहेगा। अब देखते हैं ये सीक्वेंस क्या फॉलो करता है, कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है या नहीं। तो ये हमारा पहला टर्म है 120 प्लस, हर दूसरे टर्म में देखो 120 इंटू 4/5 इंटू 2, ये वैल्यू जो है वो हर किसी में कॉमन आ रही है, तो चलो ये वैल्यू को हम एक बारी कॉमन ले लेते हैं। तो 120 इंटू 4/5, जैसे सेकेंड 4/5 इंटू 2, ये वैल्यू सभी में कॉमन आ रही है। ये जैसे ही कॉमन लिया तो इसमें क्या बचा, हमारा 1 बच गया, प्लस इसमें क्या बचा 120 इंटू 4/5 इंटू 2, तो हमारा यहाँ हो गया 4/5, प्लस इसमें क्या हो गया हमारा 4/5 का स्क्वायर हो गया, है ना। तो 120 इंटू 4/5 इंटू 2, और अगला अगला टर्म का हमने स्क्वायर कर दिया, तो यानी 4/5 का हमारा स्क्वायर हो गया, फिर 4/5 का हमारा क्या हो जाएगा, है ना, क्यूब हो जाएगा। इस तरीके से हमारा टोटल टर्म ये चलते रहेगा इनफाइनाइट टर्म तक। तो यानी ये हमारा टर्म कितना आ रहा है, ये हमारा पहले टर्म आ रहा है 120, ये हमारा है, प्लस ये कितना है हमारा 5 से अगर हम करेंगे तो ये 5 2 जा 10 और 5 4, है ना। तो इस वैल्यू को सॉल्व करने पे हमारा कितना आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 2 इंटू, ये हो गया हमारा 192, और इसके अंदर आपका ये देखो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, इनफाइनाइट जीपी, जिसमें ए आपका पहला टर्म क्या है 1 है, और उसके बाद से 4/5 का स्क्वायर, तो आर आपकी वैल्यू ये जा रही है। तो इनफाइनाइट जीपी का हमें सम पता है क्या होता है, ए ओवर का 1/1 होता है, यानी अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा कितना 1 ओवर का 1 का 4/5, यानी ये कितना हो गया हमारा 5 - 4, यानी नीचे 1 आ गया, ऊपर 5, यानी ये वैल्यू आ गई 5, यानी इस पूरे टर्म की वैल्यू कितनी आ गई, इस पूरे टर्म की वैल्यू आ गई 5, यानी इसमें हमारा 5 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये वैल्यू कितनी आ गई, इसको आप ऐड करोगे तो ये 960 आ जाएगी, 960 प्लस 120, ये आ गया आपका 1080 मीटर, है ना। तो 1080 मीटर्स आपका टोटल आंसर आ जाएगा कि ये रेस्ट में आने से पहले 1080 मीटर तक इसने ट्रैवल करा है। आपका अगला बड़ा सा ही इजी क्वेश्चन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बोल रहा है कि 7 डिजिट टेलीफोन नंबर है, जिसमें सारे विद ऑल डिफरेंट डिजिट, सारे डिजिट डिफरेंट है, कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो बोल रहा है कि इफ़ द डिजिट एट एक्सट्रीम एंड एक्सट्रीम लेफ्ट आर 5 and 6, तो 5 and 6 फिक्स कर दिया, यानी कोई एक 5 है कोई एक 6 है, हमें एक्सट्रीम से सिर्फ मतलब है। तो फाइंड हाउ मेनी सच टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 प्लेसेस रहेंगे, तो कितने पॉसिबल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये हो जाएंगे कितना 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे 5 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ पे उसके बाद से 4 नंबर्स को आ सकते हैं, यहाँ पे ऐसे, है ना, 3 नंबर्स आ सकते हैं, यहाँ 2 नंबर, यहाँ बचा हुआ 1 नंबर, क्योंकि टोटल आपका 7 ही डिजिट है ना। तो यहाँ पे देखो क्या है कि इसका आंसर आ गया 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल कितना होता है, तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 1, ये 20 हो गया, 20 इंटू 3 60, 62 जा कितना हो गया 62 जा 120, तो 120 आपका आंसर हो गया। अब आपका 8th क्वेश्चन बात करता है कि अब ए स्पीक्स, एक कोई पर्सन है जिसका नाम ए है, तो वो क्या कर रहा है कि ही स्पीक्स ट्रुथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स एंड बी 5 out of 6 टाइम्स, है ना। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट, है ना। तो देखिए इस पेपर में कुछ आंसर्स ऐसे भी हैं जो गलत हैं और कुछ अपडेटेड भी नहीं होंगे, तो उनको भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। तो ये बोल रहा है कि ए कितना सच बोल रहा है, तो ए बोल रहा है आपका 3 बार बोल रहा है 4 बार में, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है सच बोलने की, वो है 3/4। तो झूठ बोलने की क्या होगी, झूठ बोलने की है 1/4, है ना। अच्छा बी की बात करते हैं, तो बी कितनी बार सच बोला है, तो 5 बार बोला है सच 6 बार में, है ना। तो 5/6 सच बोलने की हो गई, झूठ बोलने की कितनी हो गई, तो 1/6 हो गई। अब बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे विल कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग अ सेम फैक्ट, मतलब कोई एक बात है सही बात है, सेम एक कोई एक फैक्ट है, सही या गलत कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट मतलब हम सही लेकर चलेंगे, तो सही फैक्ट है तो वो कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे, मतलब एक बंदा बोलेगा कुछ और दूसरा कुछ और बोलेगा। तो मानते हैं कोई एक बात आई है, कोई एक पर्टिकुलर फैक्ट है, तो ए आपका बोलता है कि ये क्या है, ये सही है, और दूसरा बोले गलत है, तो ये ए बोल रहा है सही है यानी कि 3/4 है, और दूसरा बोल रहा है गलत है ना, दूसरा पर्सन बोल रहा है गलत, तो गलत वाले का ये हम लेकर के चलेंगे, तो वो हमारा आ जाएगा कितना 1/6, तो हमने इसे 1/6 करा। या तो ये कंडीशन हो सकती है कि ए बोले सच है दूसरा बोले झूठ है, या तो क्या कंडीशन हो सकती है कि ए बोले झूठ है,
तो ए बोल रहा है हमारा क्या झूठ है और बी बोल रहा है हमारा क्या है, वो है सच, है ना। तो सच बोल रहा है यानी सच की है आपकी 5/6 है ना, तो 5/6। तो इस इक्वेशन को इस वैल्यू को आप सॉल्व करो तो ये आ रहा है आपका ये इधर आ गया 3/24 प्लस इधर क्या आ गया 5/24। तो ये टोटल आ गया आपका 8/24, यानी कि टोटल आंसर है आपका 1/3, है ना। तो इन्होंने 2/3 पे सही किया है, वो गलत है आपका, 1/3 आपका सही है, क्योंकि दे विल कॉन्ट्राडिक्ट। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो क्या है, अपने आंसर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करें, है ना। अच्छा, 9th क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये कहता है कि अ सर्कल is inscribed inside an equilateral triangle touching all three sides if the radius of the circle is 2 centimeter, find the area of the triangle। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ पे हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है कुछ इस तरीके से, और इक्विलेटरल मतलब तीनों एंगल्स तीनों साइड सब सेम होंगे, और ये एक सर्कल इसके अंदर है ना। बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ द सर्कल, यानी कि अगर आप यहाँ से इस भाई की रेडियस बनाए आप तो ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, है ना। तो फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए आपको क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है ना इक्विलेटरल ट्राइंगल का। तो आप कैसे करोगे, आपको ए चाहिए, कोई एक साइड चाहिए, और ये सारे एंगल्स कितने हैं, ये सारे एंगल्स 60 डिग्री हैं, है ना। तो कैसे आप निकाल सकते हो, तो आप ये देखो इसको मैच कर सकते हो, ये पूरी वैल्यू आ सकती है, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या लगा सकते हो, पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लगा सकते हो। अब हमेशा ही हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऐसा होता है कि ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे ये कट कर रहा है, तो इसके और इसके बीच में 2:1 का रेशियो होता है। यानी कि अगर ये डिस्टेंस 2 है आपकी, तो ये कितनी होगी आपकी 4 होगी, मतलब ये जितनी होगी इसका ये 2 गुना होगा, यानी ये 4 होगी। यानी कि देखो ये ट्रायंगल आया और ये ट्रायंगल में ये वैल्यू आपकी यहाँ की वैल्यू है 4, यहाँ की वैल्यू है 2, तो यानी ये पूरी वैल्यू कितनी होगी, ये पूरी वैल्यू होगी 6, यानी ये वैल्यू आपकी 6 हो गई। ये एंगल आपको पता है कितना है, ये 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो आपको ये साइड पता करना है, यानी कि एक आपका राइट ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये आपका क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपका साइन ये हाइपोटेनस है। तो कोई ऐसी फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लो जिसमें आपका परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आ रहा है, तो हमें पता है साइन का, तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपली साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू आई है आपकी 6, ओवर का आपका हाइपोटेनस आपने पता करना है, तो ये हाइपोटेनस लेते हैं। तो यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू इसको सॉल्व करोगे, साइन 60 की वैल्यू हमारी होती है √3/2, 1/2 √3/2 होती है ना, तो √3/2 साइन 60 की होगी। इसे जैसे ही रखोगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 12/√3, है ना। तो ये देखो 6 और ये हमारी आ गई साइन 60, यहाँ आ गए तो √3/2, तो √3 हो जाएगा और इंटू 2 हो जाएगा, तो ये आ गया हमारा 12/√3। ये हमारा आ गया क्या, ये हमारा एक साइड आ गया, यानी ए की वैल्यू आ गई। तो इसमें वैल्यू भी रख दो, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी 12/√3 इंटू 12/√3। तो √3 और √3 मिल करके तो स्क्वायर हो जाएंगे, लेकिन इसे हटा दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। और ये कितना हो गया 4, आपका 3 × 12 हो गया, और ये कट करके सिर्फ यहाँ √3 बच जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ गया 12√3। तो 12√3 ये आंसर, ये पूरा इन्होंने नहीं लिखा है, इनका मेन आंसर में 12√3 ही था, ये मिसप्रिंट था, तो ये आपका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। जंप करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि 5 पर्सन ABCDE आर सिटिंग इन फेस, ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू सच दैट D इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ C, है ना। तो देखते हैं क्या कह रहा है। बोल रहा है कि 5 लोग हैं, आप मान लो यहाँ पे हो, है ना, तो आपकी तरफ मुँह करके 5 लोग बैठे हुए हैं। सिटिंग इन अ रो फेसिंग यू सच दैट D इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ C, D जो है वो लेफ्ट साइड है किसके, C में, है ना। तो पहले एक कंडीशन बना लेते हैं कि यहाँ जो D है वो C के लेफ्ट साइड में होगा, एंड B इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ E, और हमें अगला नहीं पता है अभी, B जो है वो राइट साइड है, तो कोई B यहाँ होगा और यहाँ पे E होगा, तो B जो है वो हो गया इसके राइट साइड ऑफ E में। A इज़ ऑन द राइट ऑफ C, और A जो है वो आपके राइट है C के, है ना। एंड B इज़ ऑन द लेफ्ट ऑफ D, तो जो B है आपके लेफ्ट ऑफ D है, यानी कि B अगर लेफ्ट ऑफ D है तो यानी E भी कहीं यहीं होगा, तो यानी ये इस सीक्वेंस में ये बंदे लोग बैठे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि देन हु इज सिटिंग इन द सेंटर, सेंटर में कौन बैठा हुआ है, तो देखिए हमें ये सेंटर में तो अपना भाई बैठा हुआ है D, है ना। तो D हमारा एक आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अब यहाँ से देखिए कि आपका कुछ क्वेश्चंस आपके अगले चलेंगे जिसमें आपके करंट अफेयर्स होंगे और आपके कुछ जीके से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। अब करंट अफेयर्स जो उस टाइम पे थे उसके अकॉर्डिंग से इन्होंने आंसर दिया है, कुछ क्वेश्चंस पे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग से आंसर्स बदल जाएंगे, जैसे जीडीपी अब अपडेटेड हो गई है और बहुत सारी और वैल्यूज़ आपके अपडेटेड हो गई हैं, तो उनको हम अपडेशंस के अकॉर्डिंग से भी देखते हुए चलेंगे।
ओके बट ये 11th वाला जो क्वेश्चन है ये तो काफ़ी इजी सा ही है, काफ़ी सभी को ही पता होगा। इन विच सिटी इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो ये हमारा जिनेवा में है, ये हमारा सेकंड ऑप्शन सही होगा। ये 12th वाला क्वेश्चन देखें, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसको एक बार देखते हैं हम कि इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन दिनेश इज़ जयराम सन। तो जो एक 5 लोग हैं एक फैमिली में, जिसमें दिनेश जो है वो जयराम का लड़का है और गोपाल्स ब्रदर, और गोपाल का क्या है वो भाई है। वाइल मीता इज़ गोपाल्स मदर एंड जयंतीज डॉटर, और मीता जो है वो गोपाल की मदर है और जयंती की क्या है, डॉटर है। इफ़ देयर इज़ नो स्टेप ब्रदर और हाफ ब्रदर्स इन दैट फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो कौन सा आपका ट्रू होगा ये हमें देखना है। तो इसमें जनरली अगर आप चाहो तो इनको बना भी सकते हो अगर आप चाहो, वरना ये इतना इजी क्वेश्चन है कि आप थोड़ा सा अपने फैमिली पे, ऐसे क्वेश्चन को का ट्रिक ये होता है कि अपने फैमिली पे इनके एजम्पशंस करके आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ बोल रहा है कि एक इन अ फैमिली ऑफ 5 पर्सन दिनेश जो है वो जयराम का सन है। तो कोई जयराम है और दिनेश जो है वो उसका सन है, तो दिनेश उसका मान लिया हमने कि यह है उसका बेटा है ना। एंड गोपाल ब्रदर, तो दिनेश जो है वो जयराम का तो क्या है, सन है, और गोपाल का ब्रदर है। तो ये क्या है, गोपाल का, ये बंदा बता रहा है कि गोपाल का ब्रदर है। तो बोल रहा है 5 पर्सन है, दिनेश जो है वो जयराम का लड़का है और गोपाल जो है उसका ब्रदर है। लाइक वाइल मीता जो है, मीता इज़ गोपाल्स मदर, और जो मीता है वो है गोपाल की क्या, वो है मदर। तो मीता जो है वो इसकी क्या है, मदर है ना। तो एंड जयंतीज डॉटर, और ये किसकी है, तो कोई जयंती बंदा है, जयंती की ये क्या है, मीता, वो डॉटर है। इफ़ देर इज़ नो स्टेप ब्रदर और हाफ ब्रदर्स इन द फैमिली विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो कौन सा और ट्रू होगा इसको हमने देखना है। चलो, तो बोला जयंती इज़ दिनेश मदर, तो जयंती जो है वो दिनेश की मदर है ना। ये तो बिल्कुल गलत है, जयंती दिनेश की मदर है ही नहीं, है ना। अच्छा, दूसरा क्या है, मीता इज़ दिनेश मदर, है ना। तो जो मीता है वो किसकी है, दिनेश की मदर है। हाँ, ये बात सही हो सकती है क्योंकि ये जो जी वाला पर्सन है, ये गोपाल, ये सॉरी दिनेश कहाँ है, दिनेश इज़ जयराम सा, तो ये मीता जो है वो दिनेश की क्या है, मदर है। ये पोर्शन सही है ना, तो मीता जो है वो आपके दिनेश की मदर है, ये पोर्शन सही है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, इसको ही हम करेक्ट करके आगे बढ़ जाएंगे। 13 क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 4 सिस्टर्स। ये समझ लो आपका कि ये क्वेश्चन करना थोड़ा सा टफ पड़ेगा। अगर इसमें हम छोटा सा एक ट्रिक भी देखेंगे इस क्वेश्चन में, जिस ट्रिक के थ्रू आप हमेशा ये कोशिश करना कि ऐसे क्वेश्चंस को करने की, वरना ये क्वेश्चन बड़ा ही लेंदी पड़ जाएगा और दिक्कत कर जाएगा। 4 सिस्टर्स हैं, सुवर्णा, तारा, उमा एंड विभा। ये लोग एक गेम खेल रही हैं और इसमें कंडीशन ऐसी है कि लूजर्स डबल द मनी ऑफ ईच ऑफ द अदर प्लेयर। एक पर्सन जो हारेगा तो बाकियों के पास जितना जितना पैसा, उन सभी के पैसों को डबल कर देगा अपने पैसों से। So they played 4 games and each sister lost 1 game in alphabetical order. At the end of the 4th game, each sister had ₹32. अंतिम में सबके पास 32 रुपये बचे हुए हैं। तो अब सुवर्णा के पास कितने पैसे हैं ये हमें देखने हैं। तो इसका एक छोटा सा चार्ट बनाते हैं। हमारे पास कुछ इस तरीके का हम चार्ट बनाते हैं। इसमें क्या है हमारे पास कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये लोग हैं, तो पहले सुवर्णा आएंगी, फिर यहाँ पे आएंगी तारा, फिर यहाँ पे आएंगे उमा, फिर आएंगे विभा, है ना। तो हम स्टेप्स देखते हैं, कई सारे स्टेप हैं, तो हमारे पास कई सारे स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले देखो क्या है, हमें नहीं पता कि कितने स्टेप चलेंगे, लेकिन नियरली इसमें 5 स्टेप चलेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनके पास क्या है, अंतिम में 32 रुपये बचे हुए हैं। तो हम शुरू से ऐसा करें कि ये पर्सन जो है वो हार रहा है, मतलब पहला कोई पर्सन हार रहा है तो बाकियों का डबल कर रहा है, फिर ऐसे XY मान के चलें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो इसकी जगह हम ऐसा करते हैं कि मान लेते हैं सबसे अंतिम स्टेप में सबके पास 32 रुपये बच रहे हैं, तो सभी को हमने 32 रुपये दे दिए, क्योंकि ये तो फैक्ट है, इतने ही बच रहे हैं। फिर अब देखो हुआ क्या कि सबसे पहले शुरू सुवर्णा ने किया था, तो ख़त्म हुआ होगा विभा के ऊपर, तो विभा के पास अंतिम में 32 रुपये बचे। अब ये 32 रुपये इसके पास कैसे बचे होंगे, सोचो। तो ये 32 रुपये इसके पास किस तरीके से बचे होंगे, तो ये क्या है कि पैसे हारी होगी और सभी को कुछ आधे आधे मतलब इनके पैसों को डबल कर दी होगी, है ना, तब तो इसके पास 32 बचे होंगे। तो इनके पास एक स्टेप पहले जितने पैसे रहे होंगे उसका जस्ट डबल है ये पैसे, है ना। तो यानी इसका आधा कर देंगे हम, तो यानी एक स्टेप पहले इनके पास 16 रहा होगा, इनके पास भी 16 रहा होगा, इनके पास भी 16 रहा होगा। अब ये 16 16 16 यानी 16 दूना 32 या 48, 48 रुपीज़ अगर हम ऐड कर देंगे 32 में, तो यानी एक स्टेप पहले इसके पास उतने रुपीज़ रहे होंगे, यानी कि 80 रुपीज़ थे इसके पास। अब दूसरे स्टेप पे इस पर्सन ने, उमा ने क्या करा, सेम यही काम हम बार बार करेंगे। तो उमा ने क्या करा, उमा ने जितने पैसे रहे थे तो सभी को क्या कर दिए थे, एक स्टेप पहले जितने पैसे इसके पास रहे थे तो सभी को इसने हारा और सभी को इसने दोगुने पैसे कर दिए, है ना।
तो यानी कि इसके एक स्टेप पहले अगर हम देखें तो ये इन लोगों के पास कितने 16 की जगह इनके पास 8 रुपये रहे होंगे, इनके पास कितना होगा 8 रुपये रहे होंगे, और इनके पास कितना होगा 40 रुपीज़ रही होगी। तो ये कितना होगा 40 + 8 56। तो 56 रुपीज़ इसने जितने इसके पास पैसे रहे होंगे उसमें से इसने दे दिए होंगे। तो 16 में अगर आप कितना ऐड कर दो 56 ऐड कर दो तो ये कितना आएगा 16 + का 56, ये आ गया आपका 2 और 5 7 है ना 72। यानी इस स्टेप पे इसके पास कितने पैसे हैं 72। अब इसकी बारी आ गई, अब ये हारेगी। तो अब इस स्टेप पे एक स्टेप पहले जितना पैसे इसके पास रहा होगा उसमें से सभी को इसने बांटा था तो सब लोग ये डबल हो गए थे। तो यानी एक स्टेप पहले इसके आधे रहे होंगे, तो यानी 8 का आधा 4 ये रहा होगा, 72 का आधा यानी 36 ये रहा होगा, 40 का आधा यानी कि ये 20 रहा होगा, है ना। तो 36 + 4 यानी 40 हो गया, 40 और 20 कितना हो गया 60। तो एक स्टेप पहले इसके पास कितना होगा, जितना पैसा अगले स्टेप में है उसमें 60 और ऐड कर दो, तो ये कितना हो गया इसके पास हो गया 68। अब हम आ गए फाइनल स्टेप पे। अब इस स्टेप पे यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इसके पास जितना पैसा था इसने क्या करा कि सभी को पैसे दे दिए और हर बंदे अपने डबल हो गए। तो एक स्टेप पहले ये आधे रहे होंगे, यानी ये कितना रहा होगा 68 का आधा 34। ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा आपका 18, है ना 18। ये कितना रहा होगा, ये रहा होगा 10। तो यानी 10 और 18 यानी 28। तो 34 में अगर आप 28 ऐड करो तो ये हो गया 8 4 12 हो गया, और 3 और 3 कितना हो गया आपका 6, यानी 62 रुपीज़ इसने सभी को दे दिया। यानी अगर इस स्टेप पे हम देखें तो 62 रुपीज़ इसके पास रहे होंगे, यानी कि इस स्टेप पे देखें तो 62 में अगर आप 4 और ऐड कर दोगे यानी कि ये आया हमारा 66। तो 66 रुपीज़ इस स्टेप पे इसके पास रहे होंगे। यानी आपका आंसर ये सही होना चाहिए, इन्होंने गलत आंसर टिक करा हुआ है। हालांकि मैंने आपको मेथड बता दिया, हो सकता है मुझसे भी गलती हुई हो, तो आप इसे चेक कर लेना। अगर गलती हुई होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं इसको इम्प्रूव करूँगा, है ना। बट ये 66 इसका आंसर होना चाहिए। अच्छा, अगले बात करते हैं। 14 क्वेश्चन है, इंदिरा इज़ 3 टाइम्स ओल्डर देन योगेश। तो कोई आपकी इंदिरा हैं जो 3 साल ज़्यादा बड़ी हैं किससे, योगेश से ज़्यादा बड़ी हैं, है ना। तो यानी कि अगर इंदिरा और योगेश में आप देखो तो क्या रिलेशन हो जाएगा, तो 3y है ना इक्वल्स टू इंदिरा की जो एज है वो योगेश की 3 गुनी हमने कर दी। वाइल जहीर इज़ हाफ ऑफ द एज ऑफ वाहिदा। तो जहीर और वाहिदा में क्या हो जाएगा 2z इक्वल्स टू w हो जाएगा, है ना। तो जहीर का 2 गुनी है वाहिदा। तो इफ़ योगेश इज़ ओल्डर देन जहीर, तो बोल रहा है कि योगेश ये बंदा जो है, ये योगेश जो है वो ओल्डर है किससे, जहीर से बड़ा है। तो हमारे पास कौन सा इसमें से निकल के आता है, तो इसमें हमें क्या पता चलता है कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, तो ये सबसे बड़ी इंदिरा होगी, है ना। और सबसे छोटा कौन होगा, तो जहीर होगा। और योगेश और इसके बारे में है ना हमें कुछ पता नहीं है। तो योगेश और डब्लू ये दोनों के बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन ये दोनों ये पता है कि इंदिरा से छोटे होंगे और जहीर से क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखते हैं योगेश इज़ ओल्डर देन वाहिदा, क्या ये होगा, तो ये इसका कुछ कंफर्म नहीं है, ये हम नहीं कह सकते। दूसरा, इंदिरा इज़ ओल्डर देन वाहिदा, तो इंदिरा जो है वो वाहिदा से बड़ी है, हाँ ये बात सही है। तो सेकंड आंसर हमारा सही हो गया, बाकी ऑप्शंस को हमें देखने की ज़रूरत है ही नहीं। अगली बात करते हैं। 15 क्वेश्चन कहता है हमारे पास कि भाई 4 बंदे हैं और एशियन पेंट्स का ये प्रचार कर रहे हैं और पेंटिंग कर रहे हैं एक बंदे के हाउस को। तो महमूद इज़ पेंटिंग द फ्रंट हाउस, तो घर ही बना लेते हैं, ये अपना आगे अपना घर है ना, प्यारे सा घर। तो इसका फ्रंट हाउस जो है वो कौन बना रहा है, महमूद बना रहा है। तो यहाँ पे हमारा महमूद भाई है ना। और इस पेंटिंग द फ्रंट ऑफ द हाउस रमेश इज़ इन द एलाई बिहाइंड द हाउस पेंटिंग द बैक, है ना। तो यहाँ कौन है, अपना रमेश भाई है। फिर जीवन इज़ पेंटिंग द विंडो फ्रेम्स ऑन द नॉर्थ साइड, तो जीवन कोई भी नॉर्थ आप मान सकते हो, तो है ना, नॉर्थ साउथ किसी को भी आप टेक सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो जीवन जो है आपका इधर मान लेते हैं ना कि जीवन इस साइड है। इस पेंटिंग विंडो ऑन द नॉर्थ साइड एंड द सुधीर इज़ इन द साउथ, तो नॉर्थ वो माने तो सुधीर इधर आ जाएगा। अब बोल रहे हैं कि इफ़ महमूद स्विचेज द प्लेस विद जॉन, तो महमूद जो है वो जॉन की जगह आ जाता है। तो अब इस बार क्या हो गया कि महमूद की जगह पे कौन आ गया, यहाँ जॉन आ गया, और जॉन की जगह क्या कौन आ गया, महमूद भाई आ गया, है ना। तो बोल रहा है कि महमूद स्विचेज प्लेस विद जॉन एंड जॉन स्विचेज प्लेस विद सुधीर, और जॉन जो है फिर नहीं मान रहा है, ये इससे सुधीर से तो यहाँ सुधीर आ गया और यहाँ पे कौन चला गया, अपना जॉन भाई चला गया। तो वेयर इज़ सुधीर नाउ, तो सुधीर अभी किस जगह पे है ना। तो सुधीर अभी किस जगह पे है, तो ये तो फ्रंट में आ गया, ये फ्रंट ही है ना हमारा, तो सुधीर फ्रंट में आ गया। तो कहाँ है फ्रंट आंसर, ये थर्ड वाला आंसर। तो सुधीर हमारे फ्रंट में आ गए। ये 15 क्वेश्चन हुआ। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास आ रखा है
16 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जोडियक कॉन्स्टलेशन। तो ये एक फैक्चुअल आंसर है, इसका आंसर है 12 है ना। तो 12 होते हैं जोडियक कॉन्स्टलेशन इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि हु एस्टैब्लिश रामकृष्ण मिशन। तो ये फैक्ट आंसर है, ये विवेकानंद ने जी ने इसका करा था, है ना। अच्छा, इफ़ इन अ कोडल लैंग्वेज मद्रास इज रिटन एज, मद्रास को हम लिख रहे हैं इस तरीके से, बॉम्बे को किस तरीके से हम लिखेंगे। तो सिंपली अगर आप देखो ना तो इनको ऐसे ही सॉल्व करते हैं। आप लिख लिया करना, मद्रास ऐसे लिख लो ऊपर और नीचे लिख लो उनके जो आंसर दिए हुए हैं SZT। तो अगर आप सिंपली देखो तो यहाँ पे ये M के बाद क्या आता है, ABCDEFGH IJKL MN IJKL M, N L के बाद क्या आता है, M आता है ना। और A के बाद B आता है, C के बाद D आता है, R के पहले, है ना, R के बाद S आता है। तो यानी पहले वाला जो है वो पहले वाले के बाद ये, तो ये पैटर्न चल रहा है कि पहले वाले के ये चलेगा और फिर दूसरे वाले का ये, फिर तीसरे वाले का ये, चौथे वाले का ये फैशन है। इस अकॉर्डिंग से बॉम्बे को कौन मैच करेगा, तो बॉम्बे यानी कि कोई भी वैल्यू जो A से स्टार्ट होगी तो पहला A, फिर O के बाद क्या आता है, O के बाद आता है P, फिर किसके बाद M आता है, तो L के बाद M आता है। तो APL किस में स्टार्टिंग में आ रहा है, सेकंड में। क्या हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से सेम पैटर्न आपका 19th वाला क्वेश्चन है, बोल रहा है कैरम है। तो कैरम में क्या है कि आप इसी के नीचे लिख लो हम BZQQNL, है ना। तो B के बाद C आता है ना, और Z के बाद आपका A आता है, Q के बाद R आता है, Q के बाद R आता है। तो यानी कि बस ऐसी वैल्यूज लिखो जिनके बाद ये वैल्यूज आती हैं। तो आपका कैसे आंसर हो जाएगा, हाउस, G के बाद आपका H आता है, N के बाद आपका O आता है, T के बाद आपका U आता है। तो GNT से देख लो, GNT ये वाला आंसर हो जाएगा 19 का। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। हमारा 20th क्वेश्चन है, राहुल्स मदर इज़ द ओनली डॉटर ऑफ मोनिकाज फादर। तो बोल रही है कि राहुल, ये आपका रिलेशन टाइप का है। होपफुली ये क्वेश्चन इतना इजी क्वेश्चन ये तो आप कर लोगे, इसको मैं डिस्कशन अभी नहीं कर रहा हूँ, है ना। आगे बढ़ते हैं। अ मैन इज़ फेसिंग वेस्ट, बोल रहा है कि एक पर्सन है जो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये क्वेश्चन भी आपके डायरेक्शन वाली है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है ना, और ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। इसके अकॉर्डिंग से आप देख लेना, ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाली चीज़ें है नहीं, है ना। अगले क्वेश्चन पे हम जंप करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि इफ़ इट वाज, हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको डिस्कस करते हैं। इफ़ इट वाज सैटरडे ऑन 17 दिसंबर 1982 को, आपका क्या था, सैटरडे था, तो 22 को क्या होगा। अब आप ये देखो कि 1984 क्या ये लीप ईयर है, 1982 क्या लीप ईयर है। तो 1982 आपको दिख रहा है कि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। ये 4 4 जा 16, 38 4, है ना, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। लेकिन ये क्या है आपका 1984 जो है वो आपका 4 से डिवाइड होगा, ये आ जाएगा 4 4 जा 16, 38 आ जाएगा, 4 9 जा 36 और 4 6 जा 24। तो ये डिवाइड हो जा रहा है, यानी ये लीप ईयर है। इसमें आपका 29 फरवरी आएगा। अब समझो 17 दिसंबर है, तो अगला सैटरडे कब आएगा, तो 17 में आप 7 ऐड कर दो, तो यानी कि आप अगला आ जाएगा, ये आ जाएगा 24 को अगला आपका आएगा, है ना, सैटरडे। फिर 24 में फिर 7 ऐड करोगे तो अगला आएगा, यानी कि 7 7 के आइट्रेशन चलोगे आपका, तो सैटरडे आते जाएगा। तो अब देखते हैं टोटल कितने डे हैं। 17 दिसंबर 1982 से 17 आप जब क्या जाओगे दिसंबर 1983, तो कितने डेज हो जाएंगे, 365 डेज हो जाएंगे। फिर उसके बाद से आप जब जाओगे कब 83 से 84 पे जाओगे 17 दिसंबर के, तो इस बार होंगे 366 डेज, क्योंकि इसमें क्या है, ये लीप ईयर है। और 17 दिसंबर तक पहुंच गए, उसके बाद से 17 के बाद 18 19 20 21 22, तो यानी 5 डेज़ और। तो हमने 5 डेज़ और ऐड कर दिए। तो टोटल यहाँ पे कितने डेज़ हो गए, तो 5 डेज़ को और ऐड करने के बाद ये टोटल होगा 736, 736 डेज़ हो गए। 736 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे, यानी कितने वीक्स हैं, तो आपका 105 तो कंप्लीट नंबर आएगा, प्लस 1 आ जाएगा, यानी एक दिन बच जाएगा। यानी कि आपका सैटरडे के बाद वाला दिन, यानी ये तो कंप्लीट सैटरडे ही आ जाएंगे, एक दिन बाद, यानी सैटरडे के बाद कौन है, संडे। तो ये आपके ऐसे क्वेश्चंस आपके ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके ऐसे क्वेश्चन ज़रूरी देखने को मिलते हैं IBACIO के एग्ज़ाम में। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। वन टर्म इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज इज नॉट करेक्ट, फाइंड आउट द मिसिंग। तो कुछ नहीं, इसके बीच में क्या है ना, 1 का स्क्वायर देखो है ना, इसके बीच में हमें नहीं पता चल रहा है कुछ, है ना, इसके बीच में भी नहीं पता चल रहा है। इसके बीच में देखते हैं 29 के बाद 45 के बीच में कितना है, तो हमें देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे 16 है। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। इसके बीच में देखो 5 का स्क्वायर, यानी 25 का अंतर है, यानी 5 का स्क्वायर है, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर ऐसे फॉलो कर रहा है। तो 1 के बाद 2 का स्क्वायर कितना, तो 4, तो यानी कि 16 + 4, यानी कि यहाँ आना चाहिए था 20, और 20 के बाद 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 और ऐड करते तो 20 के बाद 29 आ जाता है, यानी इस जगह पे होना चाहिए 20।
तो ये 22 गलत है, ये आपका ये आंसर हो गया हमारा। अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं। ये कह रहा है कि इन एन एक्सरसाइज कृष्णन वॉक 25 मीटर, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस तरफ मूव करा रहा है। होपफुली मेरे ख्याल से कि अगर आप IBA-ACIO के एग्ज़ाम में जंप कर रहे हो तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको आते होंगे, ये आप अपने तरफ से ट्राई कर लेना है ना। अब कुछ फैक्चुअल हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनके बारे में हम थोड़े से नॉलेज भी साथ ही साथ लेते हुए चलेंगे, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस अगर ऐसे आएंगे और हम देखते चलेंगे। ये आ रहा है कि वेयर डिड नासाज लैंड रोवर क्यूरोसिटी लैंडेड ऑन मार्स ऑन अगस्त 5-6 2012। इन्होंने भेजा था ना, मार्स पे भेजा था, तो लैंड रोवर किसी एक प्लेस पे जाकर के गिरा था, उस प्लेस का नाम था ये गेल क्रेटर, है ना। तो गेल क्रेटर पे जाकर के ये लैंड किया था और फिर वहाँ पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट वगैरह या जो इन्हें करना था वो इन्होंने किया था। ये कब हुआ था? अगस्त 5-6 को 2012 पे, है ना। अच्छा, ये छोटा सा था, बहुत ही छोटा सा, लेकिन अच्छे तरीके से डिज़ाइन था। ये 26 क्वेश्चन है। इंडियाज़ मार्स ऑर्बिटर मिशन इज़ लाइकली टू बी लॉन्च इन नवंबर 2020, व्हाट काइंड ऑफ रॉकेट विल बी यूज इन बाय इसरो। तो ये आपको पता है जो इसरो का एक्सपेरिमेंट था वो 2013 वाला, तो हर जगह पे PSLV आपने सुना था, PSLV ही था, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड, उससे PSLV का एक एक्सटेंडेड फॉर्मेट था जो उसमें हमने यूज़ करा था, तो एक्सटेंडेड PSLV हमारा यूज़ हुआ था। 27 में पूछ रहे हैं लंदन ओलंपिक में किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ मेडल्स जीते थे, तो वो हमारा चाइना था। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। 28 बोल रहा है कि किसने 100 मीटर रेस में गोल्ड मेडल पाया था, तो हुसैन बोल्ट थे, ये कई सारे गोल्ड मेडल पाए थे। इंडिया की तरफ से कि राजीव गांधी खेल रत्न किस 2012 में किसे चुना गया था, तो वो गगन नारंग थे। इन क्वेश्चन से आपको ये देखने को मिल रहा है कि ये क्वेश्चन बड़े ही इजी क्वेश्चन थे उस टाइम पे, जब ऊपर वाला भी आप अगर देख लो, ये सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं और ये करंट अफेयर्स बड़े ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, है ना। तो यानी कि आपको बेसिक अपडेट रहना है, बस करंट अफेयर उस ईयर का करंट अफेयर आप देख लो, तो ये करंट अफेयर के बेसिक क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे, है ना। आते हैं 30th क्वेश्चन पे। 30th क्वेश्चन हमारा कहता है कि which country announced in August 2012 its decision to grant political asylum to the WikiLeaks founder Julian Assange, है ना। ये पर्सन थे, इन्होंने क्या करा था कि कई सारे बैक टू बैक ना इन्होंने लीक करे थे, कुछ डेटा थे US के इंटेलिजेंस के, तो कई सारे डेटा एक के बाद एक इन्होंने लीक करे थे। तो इन पे बहुत बड़ा थ्रेट था कि जान से मर जाएंगे या ऐसा कुछ था। तो इनका क्या है, इन्हें इक्वाडोर ने क्या किया था, सुरक्षा वगैरह प्रोवाइड कराई थी, है ना। तो इन्हें पॉलिटिकल असाइलम, ये पॉलिटिकल असाइलम थे एक तरीके से, इन्हें क्या था कि सुरक्षा वगैरह मिली थी, है ना। अच्छा, तो अगला बात करते हैं इंडियाज़ के 31st क्वेश्चन है हमारा। इंडियाज़ DRDO देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये समझ लो कि मैं 100% श्योर हूँ कि DRDO के जो अभी इन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट्स करे हैं और कई सारे नए वेपन्स बना रहे हैं, इंडिया को वो कंटिन्यूसली बेच रहे हैं और इंडिया से एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं। तो DRDO इस समय बहुत ही हाई न्यूज़ में है। DRDO से आप 1 2 3 4 क्वेश्चन एटलीस्ट आप समझ के चलो कि आएंगे ही आएंगे और आने ही हैं। तो DRDO से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स हैं वो आप पढ़ लेना। ये उस टाइम का है कि ये डेवलप किया था पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट, तो उसका नाम क्या था उस समय पे, उसका नाम था लक्ष्य, है ना। अच्छा, 32nd क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप्ड न्यूक्लियर सबमरीन, तो इसका नाम था INS अरिहंत था। अगले की बात करते हैं, हमारा 33rd क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि वाई वॉज सर्न द लार्जेस्ट पार्टिकल फिजिक्स लेबोरेटरी लोकेटेड नियर जिनेवा इन न्यूज़ रिसेंटली, तो क्यों है, तो ये है कि फॉर डिस्कवरिंग हिग्स बोसॉन, है ना, अ न्यू सब एटमिक पार्टिकल। तो हिग्स बोसॉन को इन्होंने क्या करा था, डिस्कवर करा था, एक नया तरह का सब एटमिक पार्टिकल था। इसके बारे में आपने काफ़ी पढ़ा होगा, काफ़ी ज़्यादा ये हिग्स बोसॉन जो था वो न्यूज़ में था। 34th क्वेश्चन हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज द मिडिल ईस्ट इज फेसिंग अ सिविल वॉर बिटवीन द गवर्नमेंट फोर्सेस एंड रिबेल इंसर्जेंट, तो उस टाइम पे किस जगह पे सबसे ज़्यादा हो रहा था, सीरिया में हमें कई कंटिन्यूसली देखने को मिल रहे थे कि रिबेलियंस चल रहे थे और सिविल वॉर की कंडीशन थी। अच्छा, यही क्वेश्चन अगर इस टाइम पे आ जाए कि किस कंट्री में सिविल वॉर की चल रही थी, तो इस समय आपकी एक कंट्री है इथोपिया, है ना। इथोपिया जिसके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या है आपके कि नोबल पीस प्राइज़ उनको मिल रखा है, लेकिन फिर भी वहाँ पे सिविल वॉर की कंडीशन चल रही है ना। तो ये मुझे ज़्यादातर लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकता है आपके इधर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में रहा है इधर। 35th क्वेश्चन की बात करते हैं। इन विच कंट्री देयर हैज़ बीन अ स्पीट ऑफ इनसाइडर किलिंग इन विच नाटो सोल्जर हैज़ बीन किल्ड बाय देयर कॉमरेड्स इन लोकल पुलिस एंड आर्मी। भाई ये क्वेश्चन तो बड़ा ही फेमस था उस टाइम पे, इराक में थी, इराक में ये घटना हुई थी।
है ना, इनसाइडर किलिंग टाइप की, है ना। आगे बात करते हैं, हाउ डू यू ऑब्जर्व एवरी ईयर द फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर। ये फेमस है। देखिए, हर साल के अक्टूबर के पहले मंडे को आपका वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है, कि भाई सबके पास शेल्टर्स हो, है ना। हर हैबिटेट के लिए ये डे मनाया जाता है, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे इसे कहते हैं। लेकिन इसी के साथ हम बाकी का भी जान लेते हैं। इन्वायरमेंट डे हम किस दिन को मनाते हैं, तो ये हमारा 5 जून को है, उस दिन मनाते हैं हम। और हमारा वर्ल्ड डायबिटीज़ डे किस दिन मनाते हैं, तो ये हमारा होता है जिस दिन हमारे घर अलग एक सेलिब्रेशन चल रहा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा नहीं पता होता, 14 नवंबर को, है ना। और ये हमारा यूएनओ डे है। यूएनओ डे कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 24 अक्टूबर को, है ना। तो अक्टूबर को मनाया जाता है 24। बात करते हैं 37 क्वेश्चन कहता है, विच कंट्रीज लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इज नोन एज वोलेसी जिरगा, है ना। तो वोलेसी जिरगा थोड़ा सा ना ऐसा उर्दू सा नाम लग रहा है, लेकिन बैड लक आपका ये है कि चारे ऑप्शंस भी आपके ऐसे ही कंट्रीज़ वाले हैं, है ना। तो देखते हैं किसका आंसर है, तो ये होता है आपके अफ़गानिस्तान का। तो आप इस पर तुक्का भी नहीं मार सकते थे, आपको आंसर पता ही होना चाहिए। तो इसके मैं यहाँ पे आपका एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि कुछ के लोअर हाउस का मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ और कुछ पे अपर हाउस का लिखने की कोशिश करता हूँ। तो अफ़गानिस्तान के लोअर हाउस का हम पहले नाम लिखते चलेंगे, इसको मैं फ़िलहाल के लिए ऐसे, है ना, ये सेक्शन खाली करता हूँ और मैं पहला जो नाम लिखूँगा वो लोअर हाउस का लिखूँगा, अपर हाउस का उसके बाद लिखूँगा। तो अफ़गानिस्तान के लोअर हाउस का हमारा नाम देख ही लिया क्या है, वोलेसी जिरगा है, वोलेसी जिरगा है। और अपर हाउस का क्या नाम यहाँ पे होता है, तो मेशरानो जिरगा, है ना। तो मेशरानो और सेम वही नाम होगा मेशरानो के बाद, तो ये आपका जिरगा लगा रहेगा, है ना। तो इन शॉर्ट ये देख लो कि बांग्लादेश में हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही है, उसे जातीय संसद कहते हैं। यहाँ लोअर हाउस अपर हाउस नहीं है। इसी का दूसरा नाम है हाउस ऑफ द नेशन, मतलब इसी का अंग्रेजी नाम है हाउस ऑफ द नेशन। संसद किसका है, जातीय कहता है, हाउस ऑफ द नेशन। पाकिस्तान में है लोअर हाउस है नेशनल असेंबली और अपर हाउस है आपका सेनेट कहते हैं उसे। ईरान में वही लोअर और अपर हाउस का कुछ यहाँ मतलब नहीं है। यहाँ पे तो यार इस्लामिक कंसल्टेटिव असेंबली चलती है, ICA, है ना। तो ICA में सारी चीज़ें होती है। अब 38 क्वेश्चन पे जंप करते हैं। अच्छा, सेबी से आप समझ के चलो कि ज़्यादा चांसेस है क्वेश्चंस आने की, है ना। तो सेबी कह रहा है हैज़ डिसाइडेड टू इंट्रोड्यूस बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट। डीमेट अकाउंट आप सभी को पता होगा, तो बेसिक सर्विस डीमेट अकाउंट इंट्रोड्यूस किया था उस टाइम पे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी थी, उसकी 2 लाख रुपए थी। 2 लाख से ज़्यादा का उसमें क्या है ना कि सिक्योरिटीज़, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं, मतलब किसी भी सिक्योरिटी की वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा उसमें नहीं हो सकती थी। तो थोड़ा सा सेबी के बारे में जान लेते हैं। सेबी जो है इसका देखो हर्षद मेहता वाले के टाइम पे ही ये इंट्रोड्यूस हुआ था, जब केस वाला हुआ था, और बहुत ही अहम हो गया था ये, इस समय बहुत ही अहम है। इस समय इसका देखो पूरा नाम है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज, है ना, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो बोर्ड ऑफ इंडिया, है ना। ओके, तो ये आपका क्या करती है, उससे पहले देख लो ये इस्टेब्लिश हुई थी कब, 1992 में हुई थी, और उसी के आसपास इनका हुआ था। जो हर्षद मेहता को सभी जानते होंगे, तो इनका आया था, पकड़ा गया था उस टाइम पे। तो सेबी एक्ट के अंदर हुई थी ये रजिस्टर्ड, और इनके जो चेयरमैन हैं वो इस समय पे करंट टाइम पे इनके कौन है, अजय त्यागी जी हैं। काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में है। और ये इसका हेडक्वार्टर किस जगह पे है, तो इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा मुंबई में, है ना। अच्छा, ये करती क्या है, तो ये एक तरह की सेबी जो है ये एक तरह की स्टेटरी रेगुलेटर बॉडी है, यानी जैसा नाम कह रहा है रेगुलेशन इसका काम है। तो ये रेगुलेट करती है जितने भी इंडियन कैपिटल मार्केट में जो भी काम चल रहे हैं ज़्यादातर, जैसे सारे ऑल स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया इंक्लूडिंग NSE BSE आर रेगुलेटेड बाय सेबी गाइडलाइंस। तो उन्हें सेबी गाइडलाइंस के अंडर में ही काम करने होते हैं, NSE BSE कुछ भी हुआ, है ना। तो अभी रिसेंट में एक और इससे न्यूज़ देता हूँ कि रिसेंट में पहली बार सेंसेक्स जो है वो 50,000 का आंकड़ा जो है वो उसने टच करा है, और बहुत ही तेज़ी से इसने टच करा है। तो अभी कुछ ही समय पहले की ये न्यूज़ है, ये भी काफ़ी न्यूज़ में है। 39 क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, ये भी काफ़ी आ रखा है। इसमें बोला कि जो तो फॉलोइंग कंपनीज is posing stiff competition to Sweden's Ericsson to become the world largest telecom equipment manufacturer, है ना। तो वो उस टाइम का एक फेमस क्वेश्चन था कि स्वीडन इरेक्शन के कंपटीशन में कौन सी इक्विपमेंट टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो ये थी हुआवे, है ना। अब इसी के साथ साथ ये देख लेते हैं कि हुआवे, देखो इन सब के हेड ऑफिस किधर है, हेडक्वार्टर जल्दी से देख लेते हैं। तो यह इसका कहाँ है, हुआवे का है आपका, ऑब्वियसली आप सभी को पता होगा, ये तो भाई चाइना की है। आपका ये आ रखा है सैमसंग कहाँ की है ये कंपनी, तो ये है आपकी साउथ कोरिया की, ये भी आप सभी को पता होगा क्योंकि फ़ोन से रिलेटेड है।
ये आपका नोकिया भूल चुके होंगे, लेकिन नोकिया कहाँ की है, ये फिनलैंड की है ना। और पैनासोनिक कहाँ की है, तो ये जापान की। अब ऐसा समझ लो कि जापान जो है वो मैक्सिमम जैसे डिजिटल, जैसे मतलब कैमरा से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ज़्यादातर ये बनाता है। जैसे जापान और कौन कौन सी चीज़ें कुछ फेमस है वो लिख देता हूँ मैं। सोनी जापान की है, और आपकी तोशिबा आपने सुनी होगी, तोशिबा जापान की है। आपने डाइकन सुनी होगी, है ना, DAI ऐसे होती है डाइकन, ये भी जापान की है। और कैनॉन कैमराज की आती है। तो जनरली कैमरा वगैरह का सबसे अच्छा काम ये करते हैं। कुछ और एक कंट्री की बात कर लेते हैं जहाँ पे ज़्यादा चीज़ें बनती है, तो जर्मनी। जब भी आपको गाड़ी से, कार से रिलेटेड सुनने में आया, तो ज़्यादातर कार से रिलेटेड चीज़ें जो है वो जर्मनी ही बनाती है। कुछ बड़ी ब्रांड्स देख लेते हैं जर्मनी की, तो BMW जो है वो जर्मनी की है, मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पे। मर्सिडीज जो है वो भी है, वोक्सवैगन जो है वो भी है, एडिडास कंपनी जो है ना, वो भी वहीं की है। आपने नीविया क्रीम सुना होगा, तो नीविया जो है वो भी आपकी जर्मनी की है ना। ये तो ये ब्रांड से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन जनरली हर साल देखने को हमें मिलता है। इसकी बात करते हैं हमारा, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रेजेंट परमिशबल पावर डेंसिटी वैल्यू फॉर मोबाइल टावर्स ऑपरेटिंग एट 1800 मेगा हर्ट्ज। तो इसका आंसर है 4.5 के, तब का क्वेश्चन है, इस पर हम ज़्यादा डिस्कशन करेंगे नहीं। अब बोल रहा है कि 41st क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि मोहम्मद मोर्सी, फैकस हॉलैंड, बशर अल असाद आर द करंट प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली ऑफ विच कंट्रीज, है ना। तो ये किस कंट्रीज़ के हैं, तो हम यहाँ देख लेते हैं कि मोहम्मद मोर्सी जो है वो इजिप्ट के हैं। फ्रैकस हॉलैंड, ये देखो उस टाइम की कंडीशन थी, है ना, उस टाइम पे ये करीबन 2012-13 का, तो उस टाइम का ये आंसर था। लेकिन इसको डिस्कशन करने से अभी कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इस समय पे जो करंटली हमारे चल रहे हैं उनको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फेमस हमारे किस कंट्रीज़ के कौन कौन से हमारे प्रेसिडेंट या जो भी लीडर्स हैं, और जो ज़्यादा न्यूज़ में उनके भी लिख देता हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे बोलते हुए चलता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सारा ही लिखना मेरे लिए मुश्किल है। जो इंपॉर्टेंट है उनके मैं आपको लिख दूंगा। अभी देखो जो जो यहाँ पे आ रखा है उसका हम बताते हैं। इजिप्ट के कौन है, तो अभी मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा मैडबोली। फ्रांस के कौन है आपके, तो फ्रांस के यहाँ आपके इस समय जीन कैस्टेक। पर ज़्यादा जो लीडर है इनके, जो मतलब सारा जैसे अपने यहाँ पे प्रेसिडेंट है, लेकिन ज़्यादा सारे डिसीजन किसके हाथ में होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के। तो वहाँ पे सारे डिसीजन किसके हाथ में है, तो इमैनुअल मैक्रोन, ये अभी न्यूज़ में थे। ये इसका आप फ्रांस का आपको याद रखना चाहिए। सीरिया का कौन है, तो इमाद खमीस है। जर्मनी, हमारे पास जर्मनी आ रहा है, जर्मनी के कौन है, तो जर्मनी के हमारे पास है एंजेला मर्कल। कनाडा आ रहा है यहाँ पे हमारे पास, तो कनाडा के कौन है आपके, तो कनाडा के हैं जस्टिन ट्रूडो। और ये बहुत ही फेमस है, इनका आप लिख लेना, यहाँ मैं जिनका है उनका लिख देता हूँ। कनाडा के हैं आपके जस्टिन ट्रूडो। अब ये फेमस क्यों है, क्योंकि अभी अभी देखो किसान वाला जो आंदोलन, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तो दंगे भी हो गए रिपब्लिक डे के डे पे। उससे पहले क्या है, ये उसे ना प्रोवोक करने का एक काम कर रहे थे वहाँ बैठे बैठे, और कुछ इसके इंफॉर्मेशन या कुछ बातें इसके बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वहाँ पे कनाडा में ज़्यादातर कौन है कि सिख वगैरह के भी वोट इनको मिलते रहे, इस कारण से। तो ये न्यूज़ में है अभी, है ना। अच्छा, अगली बात करते हैं हमारे इराक के, तो मुस्तफ़ा अल कादमी है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको याद रखना। कतर के कौन है, तो शेख तमम बिन हमद अल थानी, ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और लेबनान हमारे पास आ रहा है, तो लेबनान के कौन है, तो साद हरीरी है इस टाइम पे। अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसे जो काफ़ी न्यूज़ में है। तो पहले तो कनाडा, ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। एक और जो सबसे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है वो है ऑस्ट्रेलिया के, है ना। तो ऑस्ट्रेलिया के कौन है, वो है स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन, स्कॉट मॉरिसन, ये इतने न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही थी हमारी, ट्राईलेटरल थी पहले। तो उसमें क्या था कि चाइना के, ये बार बार चाइना को लगता था कि उसे एंटी चाइना वो पूरा एक्सरसाइज चल रहा है, इस कारण से उसने ऑस्ट्रेलिया को हटने के लिए कहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कई समय से हटी थी, लेकिन दोबारा फिर उसको उसने ज्वाइन कर लिया था। तो बहुत ज़्यादा बड़ा चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को नुकसान पहुँचाया था, है ना। तो इस कारण से स्कॉट मॉरिसन जो है वो बहुत ज़्यादा इस समय न्यूज़ में बने हुए हैं। अगली हम बात करेंगे, ये हमारे हैं यूथोपिया के हमारे हैं एबी अहमद। तो इथोपिया में क्योंकि हमारा क्या चल रहा है, हम कंट्री बात कर रहे हैं यूथोपिया, अभी कुछ दिन पहले भी मैंने इसको बताया। यूथोपिया पे हमारे हैं एबी अहमद। ये इतने न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक सिविल वॉर की कंडीशन है, और बड़ी बात इसलिए है कि ये इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिल चुका है, फिर भी यहाँ पे ये इसको समझाने में नाकाम रहे हैं, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं अगली, वो हमारे हैं इसराइल के बेंजामिन नेतान्याहू। ये फेमस हैं, इनका भी आप नोट कर लोगे। नेपाल के, एक हम जनरल बात कर लेते हैं, नेपाल के KP शर्मा ओली हैं, ये फेमस हैं। चाइना के हमारे
जो पर्सन है ये तो इनका तो सभी नाम जान रहे हैं, चाइना के पी और पाकिस्तान, इन सभी का हम जो बहुत ही बेसिक है उनका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। उसके बाद से हमने सऊदी अरेबिया का, सऊदी अरेबिया के पर्सन हमारे सलमान जी, तो किंग सलमान है, वो भी बहुत फेमस है। दो और नाम लेते हैं जो वो भी फेमस है, एक है हमारा सूरीनाम। सूरीनाम ये इसलिए फेमस है, और साथ ही साथ यूके। ये दोनों लोग जो हैं ये हैं बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन और सूरीनाम के कौन है, तो सूरीनाम के हमारे हैं संतोखी जी। तो चांद संतोखी इनका पूरा नाम है। ये एक्चुअली क्या है कि ये हिंदू हैं इसलिए फेमस है, और यहाँ ये कंट्री ऐसी है जहाँ पे ज़्यादातर हिंदी बोली जाती है ना। और अभी जल्दी हैं, तो ये दोनों लोग अभी ना रिपब्लिक में डे पे आने वाले थे एज अ चीफ गेस्ट, पर कोरोना के कारण से और कुछ और इश्यूज़ के कारण से नहीं आ पाए। तो ये इतने लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस है, इनको आप हमेशा याद रखना है ना। 42 अब बात करते हैं हमारे वेयर आर सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आप बात करते हैं इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च एंड विक्रम साराभाई स्पेस रिसर्च सेंटर, इन ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये पहला लोकेटेड है आपका हैदराबाद में, है ना। ये दूसरा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ये आपका लोकेटेड है चेन्नई, यानी कलपक्कम जो है वो चेन्नई में है। और आपका तीसरा विक्रम साराभाई रिसर्च सेंटर, ये जो है ये हमारा कहाँ है, तो ये है तिरुवनंतपुरम में, है ना। तो तिरुवनंतपुरम में ये हमारा लोकेटेड है। तो अब इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में हम बात कर लेते हैं, कुछ बातें इन पे जो इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। ये जो विक्रम, सबसे पहले देखो विक्रम साराभाई जो हैं ये बहुत बड़ा नाम है हमारे स्पेस प्रोग्राम के फील्ड में। इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, ही इज़ द फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, है ना। इन्होंने हु इनिशिएटेड स्पेस रिसर्च एंड हेल्प डेवलप न्यूक्लियर पावर इन इंडिया, तो इन्होंने ही शुरुआत करी थी। इनको मिल चुका है क्या, पद्म भूषण मिल चुका है, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है ना। और इसके अगर बारे में बात करें हम, तो ये जो हमारा न्यूक्लियर सेंटर है ये इंडिया में सबसे बड़ा जो इस आपको एक सेंटर जो माना जाता है, जो रिसर्च सेंटर माना जाता है, उसे बार्क को माना जाता है। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बट उसके बाद सेकंड लार्जेस्ट जो रिसर्च सेंटर माना जाता है वो उसे माना जाता है इंदिरा गांधी सेंटर एटॉमिक रिसर्च, इसको माना जाता है सेकंड लार्जेस्ट जो इंडिया में है। जंप करते हैं 43rd क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ बखान कॉरिडोर, है ना। तो ये बहुत ही फेमस है, आप में से ज़्यादातर को पता होगा। ये क्या है कि नॉर्थन एक्सट्रीमिटी ईस्टर्न एक्सट्रीमिटी ऑफ अफगानिस्तान का है। और ये क्या करता है कि इसके बारे में मैं थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ कि ये एक बहुत ही नैरो स्ट्रिप टेरिटरी है जो अफगानिस्तान में है। ये कहाँ से कहाँ तक है, तो एक्सटेंडिंग टू चाइना एंड सेपरेटिंग तजाकिस्तान फ्रॉम पाकिस्तान। तो तजाकिस्तान को है ना पाकिस्तान और कश्मीर से ये क्या करता है, अलग करता है। तो इस तरीके से कुछ है, और ये चाइना से ऐसा टच होता हुआ आता है ना। और कॉरिडोर, दूसरा एक कॉरिडोर बात करते हैं, कॉरिडोर वेस्ट बिटवीन देखो इसी कॉरिडोर के बारे में बात करते हैं। ये दो माउंटेन के बीच में है। ये इधर की तरफ हमारा है पामीर माउंटेन, और इधर की तरफ ऑब्वियसली हमें पता है कि काराकोरम रेंजेस चलती हैं, तो काराकोरम रेंजेस है। इस कारण से ये जो वाखान कॉरिडोर है ये काफ़ी फेमस है। इंडिया में एक जो लोकल कॉरिडोर फेमस इस समय है वो है सिलीगुड़ी का कॉरिडोर, ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, जो जिसे चिकन स्नैक भी कहते हैं। यहाँ पे आपका अगर मान लीजिए ऐसे करके मैप है, तो यहाँ ऐसे करके आपका है ना ये पोर्शन जो ऐसे जा रहा है, तो यहाँ एक चिकन सनक है, छोटा सनक है, तो इसे कहते हैं हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ये बहुत ही फेमस चल रहा है अभी आपका। 44th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। 44 क्वेश्चन कह रहा है कि NSAB है ना, NSAB का आपका फुल फॉर्म क्या है, तो आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, ये आपको सभी को पता होगा NSAB का ये फुल फॉर्म है। अच्छा, इसके एक पर्सन है जिनका अभी जल्दी बर्थडे गया हुआ है और बहुत ही फेमस है, बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन, तो अजीत डोवाल। बहुत बड़े बड़े ऑपरेशंस में इन्होंने ही सारी चीज़ें उसे क्या थी बनाई थी, है ना। तो ये ही कौन है, ये है आपका चेयरमैन। लेकिन ये अकेले पर्सन नहीं है, इनकी पूरी टीम है। और टीम में कौन कौन से पर्सन है, तो बस नाम मैं बोल दे रहा हूँ। ग्रुप में राजीव गौबा है जो IAS ऑफिसर है, गवर्नर ऑफ RBI भी हैं, और RBI के गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। और फॉरेन सेक्रेटरी भी है आपके जो हर्षवर्धन जी हैं, तो हर्षवर्धन श्रृंगल इनका पूरा नाम है, ये भी एक IAS ऑफिसर है। 45th क्वेश्चन को देखते हैं हम। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ ओजोन लेयर, सिग्निफिकेंस क्या है ओजोन लेयर का, तो इट फिल्टर्स द अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। तो ये अल्ट्रावायलेट रेज जो सन की है उसको क्या करता है, फिल्टर करता है, ये फैक्ट है। विच बिजनेस हैज़ प्रमोटेड SR ग्रुप ऑफ कंपनीज, तो किसने प्रमोट किया था SR ग्रुप का, तो रूएस, है ना। अब ये बड़ी अच्छी बात है कि ये बंदे जो हैं ये दो थे भाई, है ना, और हैं अभी भी ये दो भाई। कौन है, शशि और रवि, ये दो, शशि रोएस और रवि रोएस, तो ये दो भाई हैं, है ना, शशि प्लस का रवि,
तो ये दो भाई हैं, इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब एसआर के तो आपने पेट्रोल पंप भी देखे होंगे, कई सारी चीज़ें इनकी चलती हैं ना। और रिसेंट में ये फिर से न्यूज़ में है, फिर इसलिए ये न्यूज़ में है क्योंकि अभी अभी इन्होंने क्या करा है, इस पर्सन ने क्या, इन लोगों ने क्या करा है, $28 बिलियन का इन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करा है। किस फील्ड में? इन बिल्डिंग वर्ल्ड क्लास एसेट्स इन इंडिया। तो वर्ल्ड क्लास एसेट्स इंडिया में बनाने के लिए, तो ये अच्छा अपने आप को क्या है कि इंडिया को अच्छा इकॉनमी दे रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर जहाँ है वो है मुंबई में, है ना। और ये काम क्या करती है ऐसा, तो ये आपका कोर इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर फील्ड में काम करती है। इंडस्ट्रियल, कोर इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर ये सारी चीज़ों में ये खासा काम करती है ना। अच्छा, 47 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ओके, सो इन विच कंट्री इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ नेस्ले कंपनी लोकेटेड। तो नेस्ले उस समय इस बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी कि भाई मैगी वाला वगैरह वाली चीज़ें चली थी कि मैगी में शीशे पाए जाते हैं, ऐसा वैसा, है ना। तो बीच में फिर से न्यूज़ में आई थी। तो नेस्ले किस जगह पे है, हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड में है ना। तो इसका हेडक्वार्टर है आपका स्विट्ज़रलैंड में। 48 की बात करते हैं। तो 48 देखो, विच फैमिली ओन्स द हीरो ग्रुप ऑफ कंपनीज। तो हीरो ग्रुप किसकी है, तो ये मुंजल्स की है ना। तो मुंजल्स की हीरो है, जैसे हीरो की साइकिल आती है, बाइक आती है, जितनी भी हीरो की चीज़ें आती हैं सब इनकी है। हिंदुजाज की क्या है, तो हिंदुजाज की आपकी अशोक लेलैंड है। फिर दौजियाज की क्या है, तो ये फोर्स मोटर्स आती है, उनके ये है जो फोर्स मोटर्स ऑटोमोबाइल में देखा होगा, बजाज की टेम्पो, ट्रैवलर, ये जो मिनी मेट्रो, ये कई सारी चीज़ें इनकी फिरौदियाज की ही निकलती है। और मानसिंह अपने, तो इनके कई बड़े बड़े होटल्स हैं, लग्जरी होटल्स हैं। तो मानसिंह भी बहुत ज़्यादा फेमस है, अभी रिसेंट भी बहुत ज़्यादा ये नाम इनका आया था, है ना। अब 49 क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। वेयर इज़ टीटीकाका द हाईएस्ट लेक इन द वर्ल्ड। टीटीकाका किस जगह पे है, तो ये हमारा साउथ अमेरिका में है ना। तो साउथ अमेरिका की ये जो टीटीकाका है, ये लार्जेस्ट लेक है, साउथ अमेरिका की लार्जेस्ट लेक है। और ये पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पे पाई जाती है। तो ये साउथ अमेरिका में है। 50th क्वेश्चन देखते हैं। एट विच पॉइंट द अर्थ देयर इज नो ग्रेविटी। ये सभी को पता है ये आंसर, एट सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना, यहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है। व्हाट इज द मेन केमिकल कंपोनेंट इन विनेगर, ये भी आंसर सभी को पता होगा, एसिटिक एसिड। विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द पैडी फील्ड। पैडी फील्ड से कौन सा निकलता है, तो मीथेन, ये भी आपको पता होगा। 53rd क्वेश्चन देखते हैं। 53rd बोलता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड हेल्थ। तो प्लांट की ग्रोथ और हेल्थ में कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट एसेंशियल नहीं है, तो वो मैंगनीज है ना। मैंगनीज कोई खासा फ़ायदा नहीं करता है। 54th क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फोर इज़ द ऑड मैन आउट, है ना। तो कौन सा इन चारों में से ऑड मैन आउट है, तो ये बहुत ज़्यादा देखो क्लियर हुआ नहीं। ये लोग जो हैं, ये मतलब इनमें से ज़्यादातर जो हैं वो आर्टिस्ट ही हैं, जैसे चारों ही जो हैं वो आर्टिस्ट हैं। लेकिन इन्होंने आंसर ये लगाया है, पर मेरा अपना आंसर है, आप अपनी तरफ से ज़रा करेक्ट करके इस क्वेश्चन को देखना कि कौन सा आंसर होना चाहिए। मेरा आंसर है कि जावेद अख्तर, ये अलग है, क्योंकि ये क्या है, बॉलीवुड वगैरह से रिलेटेड है। और ये एक लिरिसिस्ट हैं, ये एक लिरिसिस्ट हैं, पोएट हैं, और साथ ही साथ स्क्रीन राइटर हैं। अपने आप को ये एक्टिविस्ट भी कहते हैं साथ ही साथ, लेकिन मेन इनका वर्क यही है, पोएट और स्क्रीन राइटिंग का। लेकिन ऊपर के ये जो तीन लोग हैं, ये लोग आर्टिस्ट हैं, मतलब पेंटिंग वगैरह से रिलेटेड हैं। ये भी बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। आप सभी जानते हो कि रविंद्रनाथ टैगोर, तो ये बहुत ही बड़े आर्टिस्ट हैं। इवन ये फाउंडर हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के भी। ये आपके हैं JS स्वामीनाथन, ये भी क्या है, एक इंडियन आर्टिस्ट हैं, और ये कम्युनिस्ट पार्टी में भी थे, है ना। तो एक मेंबर थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ये अकबर पदमसी, तो ये इंडियन आर्टिस्ट हैं और साथ ही साथ पेंटर भी रहे हैं, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग से जावेद अख्तर आंसर होना चाहिए। 55th क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि इन द लास्ट 1 डिकेड विच अमंग, ये उस टाइम की बात है, कौन सा अमंग फॉलोइंग सेक्टर्स हैज अट्रैक्टेड हाईएस्ट फॉरेन FDI, सबसे ज़्यादा किसने लाई थी, तो उस समय पे आंसर सर्विसेज सेक्टर था। अब देखो, सर्विसेज सेक्टर सबसे बड़ा सेक्टर है, बहुत ही बड़ा सेक्टर है। सर्विसेज सेक्टर आप समझो हमारे पूरे GDP का करंटली भी है, वो 54.77% आपका लेकर के आता है ना। तो ये 54.77% है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा FDI लेकर के आ रहा है वो है टेलीकम्युनिकेशन। इसका राइट आंसर है टेलीकम्युनिकेशन। इस समय, इस डिकेड में, अगर इस प्रेजेंट में अगर ये क्वेश्चन आएगा, हो सकता है उस समय सर्विस सेक्टर रहा हो, लेकिन इस समय टेलीकम्युनिकेशन है जो सबसे ज़्यादा आपका FDI लेकर के आ रहा है। सो इंडिया इज़ करेंटली वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन मार्केट एंड हैज़ रजिस्टर्ड स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन पास्ट डिकेड। अब देखो, यहाँ पे दो, सर्विस सेक्टर इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर, सर्विस सेक्टर लार्जेस्ट सेक्टर है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा FDI इस बार जो है वो ये लेकर के, और सेकंड लार्जेस्ट है, सबसे तेज़ से बढ़ते हुए है ये सेक्टर है ना। तो
इस तरीके से इनकी डिविजन्स है। अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम इनके प्रॉपर डिविजन्स को भी देखेंगे। जैसे 56 क्वेश्चन है, व्हाट इज द एस्टिमेटेड साइज ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन 2012-13। तो उस समय पे कितनी थी, तो उस समय 2 ट्रिलियन थी। इस समय पे देखो यार बड़ा गड़बड़ी का काम हो गया। इस समय पे 2019 के पास है ना, 19 के पास हमारी बहुत तेज़ से बढ़ रही थी इकॉनमी, और ये हमारी पहुंच चुकी थी कितनी, ये हमारे 2.87 ट्रिलियन डॉलर पहुंच चुकी थी। 2.87 ट्रिलियन डॉलर, तो मैं यार ट्रिलियन डॉलर आप सब लोग समझ रहे होंगे, ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच चुकी थी। और ये हम इसमें 5th हो चुके थे, हमारा 5th रैंक हो चुका था। और 6th पे पहुंच चुका था हमारे यूके, है ना। और यूके की कितनी थी, 2.83 थी, वो 6th पे पहुंच चुका था, तो हम 5th पे पहुंच चुके थे, है ना। तो हमसे ऊपर कौन कौन थे, तो हमसे ऊपर था यूएस था, यूएस सबसे टॉप पे था। उसके बाद से था चाइना, उसके बाद से था हमारा जापान, और उसके बाद से था हमारा जर्मनी, है ना। तो ये 4 थे। यूएस का भाई कितना था, तो यूएस का 20.8 था, है ना, 20.8। और चाइना का था 15.2। ये हम 2019 की बात कर रहे हैं। इनका था 4.9 और इनका था 3.7। तो मोदी जी ने कहा था कि हम 5 ट्रिलियन की इकॉनमी को क्रॉस कर जाएंगे, और क्रॉस कर भी जाते हैं। बहुत अच्छा हमारा परफॉर्मेंस चल रहा था। लेकिन 2020 में जो है ये कोरोना के कारण से बहुत बड़ा दिक्कत इंडिया पे पड़ा, और काफ़ी मतलब ये सेकंड था सबसे ज़्यादा जिसको लॉस हुआ। उसके बाद सेकंड जो था वो इंडिया ही था जिसको सबसे ज़्यादा लॉस हुआ था, है ना। इसमें क्या हो गया कि इंडिया आ गया छठे रैंक पे, और इसकी इकॉनमी कितनी हो गई, तो 2.59 ट्रिलियन की इकॉनमी हो गई। जो क्या था, सबसे सबसे ज़्यादा वर्स था आफ्टर इटली। तो इटली के बाद सबसे ज़्यादा वर्स इसी का था, -10.29 का डिक्रीमेंट इसको देखने को मिला था। और फिर 5th पे आपका कौन पहुंच गया, तो यूके फिर से पहुंच गया। यूके का कितना हो गया था, तो यूके में आपका कमी तो दिखी थी, लेकिन उतना तेज़ नहीं गिरा था जितना तेज इंडिया का डाउन हुआ था। तो ये था 2.63 ट्रिलियन डॉलर का इसका है 2020 में, है ना। सो ये है। अच्छा, बाकियों का देख लेते हैं। तो बाकियों में आपको इंक्रीमेंट देखने को मिला। ये आपका चाइना जो है वो बढ़ चुका था। ये क्या था, ये 2019 में कितना था, तो 2019 में 14.73 था, और 2020 में 15.2 बढ़ गया। तो ये बढ़ गया, चाइना बढ़ गया। बाकी बस यही बढ़ा, और बहुत सारे कंट्रीज़ टॉप 10 में बस यही अकेली ऐसी कंट्री है जो कंट्री बढ़ी थी, बाकी सारे ही डाउन हुए हैं ना। आप अगर यूएस का देखो तो ये 21.4 था, 21.4 ट्रिलियन था, उससे घट करके 20.8 आ गया। तो ये काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को हर कंट्री को मिला था, है ना। आगे बात करते हैं 57 क्वेश्चन की, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी इन 2011-12 वॉज कंट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर और एलिट सेक्टर में कितनी थी, तो 14% थी। अगर ये करंट टाइम की बात करें तो आपका ये कितना है, करंट टाइम पे कितना है, तो ये 17.76% है। ये भी एक बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा सेक्टर है, तो अभी मैंने बताया सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर आपका 54.76% का देता है। तो सर्विस सेक्टर आपका इतना बड़ा आपका योगदान इसमें देता है। अच्छा, इसी के बराबर आपका इंडस्ट्री सेक्टर भी देता है, 17.67 ही देता है। 17.67% कौन देता है, इंडस्ट्री सेक्टर। तो इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो भी इतना ही आपको देता है ना। तो आपका एक एग्रीकल्चर से था जो प्रॉफिट में था। अच्छा, 58 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 58 क्वेश्चन हमसे ये कहता है कि व्हाट वाज इंडियाज क्रूड इंपोर्ट बिल इन 2011-12 एंड इट्स परसेंटाइल शेयर टोटल इंपोर्ट्स, है ना। तो ये 150 बिलियन डॉलर था, ये उस टाइम का क्वेश्चन है, अभी अपडेटेड है। इन विच कंट्री इज़ द ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट लोकेटेड। तो ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ओशन करंट नहीं आती है। अर्थक्वेक, वोल्केनिक इरप्शन, ओशन ट्रेंच, ये तीनों ही टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण से आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मिथेन, ये तीनों ही है ये ग्रीन हाउस गैसेज। तो ऑक्सीजन नहीं है आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन को मानते हैं हम। 63rd क्वेश्चन है कि आपका जर्मन सिल्वर में इज एन अलॉय ऑफ। तो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, तो कॉपर होता है, जिंक होता है, निकल होता है। कॉपर आपका कितना परसेंट होता है, 60% होता है, और ये बचे हुए जो है ये आपके 20% होते हैं। जर्मन सिल्वर को, है ना, और भी एक नाम कहते हैं, वो नाम है इसका निकल सिल्वर। और निकल सिल्वर हम इसलिए कहते हैं, सिल्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका अपीयरेंस थोड़ा सा ना सिल्वर जैसा होता है, लेकिन इसमें सिल्वर एक्चुअली होता नहीं है। इस कारण से हम इसे अगर आप गूगल करना तो इसको मिलेगा, काफ़ी फेमस ये है, इस कारण से इसे पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर क्लाउड सीडिंग।
तो क्लाउड सीडिंग के लिए यानी ये आर्टिफिशियल रेन के लिए यूज़ होता है, तो वो होता है सिल्वर आयोडाइड AgI, है ना। अगला क्वेश्चन बात करते हैं हमारा थियोडोलाइट। थियोडोलाइट इज़ यूज फॉर मेजरिंग ओशनिक टेम्परेचर वेरिएशन। ये ओशनिक पूछ रहा है कि ये फर्स्ट ऑप्शन है, यहाँ पे इन्होंने लिख दिया है, तो किसको मेज़र करने के लिए होता है। तो थियोडोलाइट जो है ये एक ऐसा अपैरेटस है जिससे आप क्या मेज़र करते हो, तो हॉरिजेंटल और वर्टिकल प्लेन्स के एंगल्स को मेज़र करते हो, है ना, कि कितने एंगल पे है। 66 क्वेश्चन बात करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जोवियन प्लैनेट। तो बात करते हैं जोवियन प्लैनेट एग्जैक्टली होता क्या है। तो देखो जोवियन प्लैनेट, हमारे प्लैनेट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है बेसिकली। एक है सेलेस्टियल, है ना, सॉरी, एक है टेरेस्ट्रियल और एक है हमारा जोवियल, है ना। तो टेरेस्ट्रियल मतलब होता है कि भाई जो अर्थ जैसा हो, टेरेस्ट्रियल मतलब ये अर्थ होता है तो अर्थ जैसा हो, यानी कि या तो सिंगल मून हो उस पर या तो नो मून हो। तो सिंगल मून या नो मून वाले हैं, तो इसमें हमारे शुरू के जो चार आ जाते हैं कौन कौन से, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, है ना। तो मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स इसमें आ जाते हैं टेरेस्ट्रियल में। और इसके द्वारा इसके जगह जो बचे हुए हैं वो सारे यानी कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे किस में आ जाते हैं, तो वो हमारे आ जाते हैं जोवियल में। इनमें भी देखो जुपिटर और सैटर्न को हम कहते हैं क्या, गैस जाइंट्स। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और यूरेनस और नेपच्यून को क्या कहते हैं हम, इन्हें कहते हैं हम आइस जाइंट्स, है ना। अब देखो इन्हें जोवियल क्यों कहते हैं, तो ये ज़्यादातर ये जो है वो बने होते हैं सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन या हीलियम के, है ना। तो ये ज़्यादातर हाइड्रोजन के या हीलियम के बने हुए होते हैं, इस कारण से हम इन्हें कहते हैं। इसके क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं कि हो सकता है अगली बार आपसे टेरेस्ट्रियल के बारे में पूछ ले, है ना। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की जो हमारा है 67 क्वेश्चन। 67 क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ द ओनली इंटरनल ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी कैपेबल ऑफ रीजनरेटिंग इट्स लॉस्ट टिश्यूज़। तो लीवर है, लीवर अपने लॉस्ट टिश्यूज़ को फिर से बना सकता है, ये बेसिक सा क्वेश्चन था। व्हाट इज़ मीन बाई सल्फर शावर। सल्फर शावर का मतलब होता है कि शावर ऑफ येलो पॉलन फ्रॉम कॉनिफर्स इन स्प्रिंग, है ना। तो इसे कहते हैं हम सल्फर शावर। बात करते हैं 69 क्वेश्चन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। विच मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन ग्लोबल मार्केट। तो ग्लोबल मार्केट में तब भी यही था, अब सॉरी तब एप्पल था, नहीं ये आंसर फिर गलत है। ये हमेशा ही इस टाइम पे जो है वो देखो एंड्रॉयड है। हो सकता है तब के टाइम पे आपका एप्पल रहा हो, लेकिन इस समय तो भाई एंड्रॉयड का है। एंड्रॉयड का जो OS है वो सबसे ज़्यादा है और ये है करीबन 72.99% है। और जो एप्पल का है, एप्पल iOS है, ये नियरली 26.53% है। इसके बाद परसेंटेज ज़्यादा बचा ही नहीं, है ना। तो मेनली यही दो है, इसका 26 पॉइंट समथिंग और इसका 70। सबसे ज़्यादा आपका मार्केट कैप्चर है किसका, किसके द्वारा, एंड्रॉयड के थ्रू। 70 क्वेश्चन देखते हैं। ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग डीप सी डाइविंग इज नोन एज। तो डीप सी डाइविंग के कॉन्शियसनेस, ऑल्ट्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस को क्या कहते हैं, रैप्चर्स ऑफ द डीप, मार्टिनी इफेक्ट, नाइट्रोजन मार्कर्स, ये तीनों ही कहते हैं। तो ऑल ऑफ द थ्री इसका आंसर होगा। 71st क्वेश्चन देखते हैं। द गैसेज यूज इन नॉर्मल वेल्डिंग प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है ऑक्सीजन एंड एसिटाइलिन यूज़ होता है, ये आपको पता होगा, है ना। ये आपके 12th क्वेश्चन में 12th आपके क्लास में लास्ट जो पॉलीमर्स और ये सारे चैप्टर्स हैं उनमें है, इनमें है ना दिए रखा। तो 72 हु वाज द फर्स्ट यूरोपियन टू सेल अराउंड द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप आपको पता होगा, ये बहुत ही फेमस है। जब अपने भाई साहब आए थे डिगामा जी, है ना, तो वो भी यहीं पे रेस्ट करके आए थे। यहाँ पे फिलहाल आंसर है फर्स्ट यूरोपियन कौन थे, तो वो हैं अपने बार्टोलोम्यू डियास, है ना। तो ये हमारे आए थे उसके थ्रू, है ना। तो ही वाज अ पोर्टुगीज नेविगेटर, इवन ही वाज अ पोर्टुगीज, क्या थे ये, पोर्टुगीज के ये नेविगेटर भी थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। 73rd क्वेश्चन। नॉर्दर्न अफ्रीका वाज डिवाइडेड इनटू 2 मुस्लिम कैलिफेट्स at around 1000 AD, while northwestern Africa, essentially modern Morocco, and southern Spain were ruled by Umayyads. Which caliphate ruled over what is now modern Tunisia, Libya and Egypt, है ना। तो बोल रहा है कि कौन सी कैलिफेट ने रूल करा था, तो वो है हमारा कौन सा, फातिमिद कैलिफेट, है ना। फातिमिद कैलिफेट ये होगा, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताता हूँ। फातिमिद कैलिफेट जो है वो एक इस्माइली कैलिफेट है, 10th और 12th सेंचुरीज़ के टाइम का, है ना। और दिस वन स्पैंड अ लार्ज एरिया ऑफ नॉर्थ अफ्रीका फ्रॉम रेड सी इन ईस्ट टू अटलांटिक ओशियन, है ना। तो अटलांटिक ओशियन वेस्ट तक और रेड सी ईस्ट से, या ये इतने लंबे एरिया तक ये कैलिफेट जो था वो फैला हुआ था। बात करते हैं 74th क्वेश्चन।
यंग इटली, हु फाउंडेड द यंग इटली मूवमेंट, द एंकर ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। यूनिफिकेशन ऑफ इटली में इन्होंने बहुत ही बड़ा रोल लिया था, तो वो है गुसेप्पी मजीने, है ना। तो ये आप सभी को पता होगा, ये काफ़ी फेमस है और शुरू से भी इस पर काफ़ी ही न्यूज़ रही है ना, तो ये आपको पता होगा। वेयर वॉज द बैटल बद्र, बैटल बद्र के बारे में भी आप जानते होंगे, ये मुस्लिम्स का काफ़ी फेमस फाइट इसे मानी जाती है, काफ़ी सैक्रेड मानी जाती है इसे। सो यहाँ पे लेड बाय मोहम्मद, डिफीटेड बाय कुरैश इन मक्का डिसिसिवली ऑन मार्च 13, 624, है ना। सो ये कहाँ है, 80 माइल्स साउथ वेस्ट ऑफ मदीना, है ना। तो 80 माइल्स हैं ये साउथ वेस्ट किसके, मदीना के। सो हु वाज द कमांडर इन चीफ ऑफ कॉन्फेडरेट स्टेट्स इन अमेरिकन सिविल वॉर। तो अमेरिकन सिविल वॉर में हम देख रहे हैं कि कौन थे कमांडर, तो वो थे जेफरसन डेविस, है ना। आप एक बार अमेरिकन सिविल वॉर को भी पढ़ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कुछ सिविल वॉर जो रहते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। इन विच डेट यूएस ड्रॉप द फर्स्ट एटॉमिक बम ऑफ हिरोशिमा। तो हिरोशिमा पे कब किया था इन्होंने, तो अगस्त 6, 1945 पे, है ना। तो इस पे किया था। अच्छा, इसके बारे में आप यूट्यूब पे वीडियो भी देखना, जिन्होंने जैसे गाइडेंस में किस में हुआ था, तो आइंस्टीन में हुआ था। जैसे बात क्या है कि यहाँ पे जर्मनी और इनके लोग चल रहे थे, एक तरफ थे, है ना, और एक तरफ अपने ये लोग थे यूएस और ये वाले लोग थे, है ना। तो मेन फाइट तो अंतिम के टाइम पे जर्मनी और यूएस में हो रखा था, और इनके टाइम पे हमारे हमारे जापान भी थे। तो जापान ने भी बहुत साजिशें करी थी और बहुत कुछ था, ये एक तरीके से जीतने ही वाले थे, पर्ल हार्बर वगैरह का अटैक जो था। तो लेकिन ये बीच में क्या है ना कि खुफिया इनके कुछ विभाग वालों ने बता दिया और अचानक से बाजी पलट गई। तो जर्मनी पे हमारे थे हाइजनबर्ग, आपने पढ़ा होगा हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अपने साइंटिस्ट थे इस साइड में। और यूएस में जो हमारे हेड कर रहे थे अपने आइंस्टीन जी थे, है ना। तो आइंस्टीन जी के डाउन में ही एक और साइंटिस्ट है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ कि इन्होंने पहले बना लिया न्यूक्लियर वेपन, और इन्होंने जो भी पहले बना देता वो दूसरे पे गिरा देता और जीत जाता। तो इनके अंडर में जो साइंटिस्ट थे उनसे ये पूछा गया कि आपने ये बनाया और कैसे इजाज़त दे दी इतने इसे गिराने की, और इतने ज़्यादा लोग मारे गए। तो इन्होंने बताया कि मैंने क्या देखा था, गीता, ये भागवत गीता जो है, वो भागवत गीता को पढ़ा। भागवत गीता में ये लिखा हुआ था कि जो आपका कर्म है वो करो, और उसके अकॉर्डिंग से, है ना, कि जो आपका कर्म है वो कीजिए, बाकी जो है वो होते रहेगा, तो आपको अपना कर्म करना है। तो ऐसी चीज़ें थोड़ी सी, तो मतलब ये इंस्पायर्ड थे गीता से, तो ये चीज़ इनका यूट्यूब पे वीडियो भी आपको इसके मिल जाएंगे। तो अगस्त 6 पे, है ना, हिरोशिमा और नागासाकी, तो पहला हिरोशिमा गिराया रखा था। 78 द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपटना was signed in 1792 between टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस। ये काफ़ी फेमस है, ये हिस्ट्री का है, मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन रहा है ना, सॉरी हाँ मॉडर्न हिस्ट्री में ये क्वेश्चन आ रखा है। ओके, 79 क्वेश्चन है आपका, कह रहा है विंबलडन टूर्नामेंट इज एसोसिएटेड विद विच गेम। तो ये मोस्ट फेमस, सबसे फेमस अगर टेनिस का कोई अगर टूर्नामेंट होता है तो वो विंबलडन ही है। कुछ नाम देख लेते हैं फुटबॉल के कौन कौन से हैं, तो फुटबॉल के आप नोट कर लें, फीफा, फेडरेशन कप और डूरेंट कप, ये इसके फेमस है। गोल्फ के अगर आप देख लें तो गोल्फ में यूएस ओपन होता है, द ओपन चैंपियनशिप होता है, द राइडर कप होता है, वो फेमस है। बैडमिंटन में अगर आप देख लें तो बैडमिंटन में तो आपका थॉमस कप होता है, ऊबर कप होता है, और BWF चैंपियनशिप होता है। तो BWF जो है वो इसमें कई सारी कैटेगरीज में कराता है ना, जूनियर कराता है, सब जूनियर कराता है, वुमेन कराता है, कई सारी कैटेगरीज में इनका कराता है। 18 क्वेश्चन देखते हैं, अंडर एन एग्रीमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डिड सुभाष चंद्र बोस organize the Indian soldiers taken as prisoners by the Axis powers into आज़ाद हिंद फौज। तो ये सुभाष चंद्र बोस जी ने फाउंड किया था आज़ाद हिंद फौज। तो इसमें कुछ प्रिजनर्स को इन्होंने क्या किया था ना कि प्रॉपर एग्रीमेंट करके उनको ट्रेनिंग करी थी। तो वो किसके साथ एग्रीमेंट हुआ था, तो वो प्रॉपर एग्रीमेंट हुआ था अपने जापान के साथ हुआ था। और जापान जो थी वो एक्सेस पावर में आते थे। तो एक्सेस पावर में हमारे कौन कौन आते थे, तो ये हमारा जापान आता था, जापान के साथ हमारे इटली आती थी, और हमारी आती थी जर्मनी। तो ये लोग एक्सेस पावर में थे। और दूसरा कौन था वर्ल्ड वॉर में, तो वर्ल्ड वॉर में दूसरे थे हमारे एलीड, है ना। तो एलीड में कौन कौन से आते थे, वर्ल्ड वॉर 2 की बात मैं कर रहा हूँ वैसे। तो इसमें आपका ब्रिटेन आता था, ग्रेट ब्रिटेन आता था, आपका आ जाता था फ्रांस, आपका आ जाता था सोवियत संघ आ जाता था, और आपका आ जाता था यूएसए, और चाइना भी आ जाता था, है ना। तो चाइना भी आ जाता था। अच्छा, उस समय पे जापान बहुत बड़ा पावर था, बहुत ही ज़्यादा बड़ा पावर, और उभर रहा था। तो बहुत ही बड़ा पावर था। आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, जापान ने इस पे चाइना पे बहुत सारा जेनोसाइड और ये सारी चीज़ें की थी। उस टाइम तक समझो आप कि सबसे ज़्यादा अगर जुर्म या किसी पे किए गए थे तो वो समझ लो चाइना कंट्री पे ही किए गए थे, है ना। तो बहुत सारे आपको मिलेंगे जेनोसाइड्स, और बहुत सारे और भयंकर चीज़ें थी। तो जापान बहुत अलग अलग तरीके से उभर रहा था बहुत सारे फील्ड में। 81st इन विच पार्ट ऑफ द एंशियंट इंडिया वॉज
खैरोस्टिक स्क्रिप्ट इन यूज बिटवीन 3rd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी AD, है ना। तो ये था गांधार रीजन में था। 82nd है, बैटल ऑफ जामरुद वॉज फॉट बिटवीन सिक्स एंड अफगान्स इन अप्रैल 1837, इन विच अफगान्स वर डिफीटेड बट एन इंपॉर्टेंट सिख जनरल वॉज किल्ड। हु वॉज सिख जनरल? सिख जनरल कौन था आपका? तो हरि सिंह नालवा थे आपके। 83rd क्वेश्चन आपका कहता है, 83rd क्वेश्चन है कि हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो ये बदरुद्दीन तैयब जी थे। ओवरऑल ये थर्ड थे, है ना। थर्ड अगर जनरल हम देखें तो ये थर्ड प्रेसिडेंट थे, लेकिन मुस्लिम प्रेसिडेंट ये आपके कौन थे? फर्स्ट थे, है ना। जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट आपके कौन थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे विमेश चंद्र बनर्जी। और पहला हुआ कहाँ था? तो पहला हुआ था आपका, ये आता है आपका बॉम्बे में हुआ था। फाउंड किसने किया था, कब किया था? 1885 में, है ना। करीबन 25 दिसंबर के आसपास का टाइम था। और किसने किया था? तो एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने किया था, है ना। तो बॉम्बे में पहला हुआ था और प्रेसिडेंट थे आपके उमेश चंद्र बनर्जी जी। और सेकंड आपका हुआ था कहाँ पे? तो ये हुआ था कैलकाटा में। और इसके दी मोस्ट फेमस थे प्रेसिडेंट, वो थे हमारे दादा भाई नौरोजी जी, है ना। तो दादा भाई नौरोजी जी, जिन्हें क्या कहते हैं हम? ओल्ड मैन भी कहते हैं। और साथ ही साथ इनको कहते हैं द ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये नियम इन्होंने दिया था, ये सिद्धांत इन्होंने दिया था कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे हैं कि बाहर से चीज़ें यहाँ मंगा रहे हैं और यहाँ से क्या है, पैसे वो लेकर के और बहुत सारी चीज़ें लेकर के जा रहे हैं, तो ये वेल्थ का जो है वो ड्रेन हो रहा है। ये सिद्धांत और ये बातें इन्होंने सबसे पहले बताई थी। 84th राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये 2 बार हुई थी 1930 से 32 के बीच में। तो बोल रहा है कि इन विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस डिड कांग्रेस अटेंडेड? तो कांग्रेस ने सेकंड वाले में अटेंड करा था। सॉरी, 2 बार नहीं, 3 बार हुई थी ये। और हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी? ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? तो ये अम्बेडकर थे। 86th व्हाट इज़ द कोरम लेड डाउन टू कंस्टिट्यूट अ मीटिंग ऑफ ईदर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट? तो देखो सबसे पहली बात भाई, देखो कोरम क्या होता था? तो कोरम है कि भाई मान लो कोई एक एक्ट है या कोई एक नियम है या कोई कानून अब इनको बनाना है ना, तो या फिर कुछ भी ऐसे चुनाव वगैरह कराना है किसी चीज़ के लिए। तो चुनाव कराना है तो ऐसा नहीं है कि भाई मान लीजिए 545 लोग हैं यहाँ टोटल, होने चाहिए सीट्स हैं टोटल, तो इसमें सिर्फ 2 लोग आए और 2 लोगों ने वोटिंग दे दी और दोनों लोगों ने पक्ष में दे दिया, तो वो मान लिया जाएगा कि ये भाई पक्ष में वोटिंग हो गई। ऐसा नहीं है। कोरम मतलब है मिनिमम नंबर कितना रिक्वायर्ड होता है कि कोई भी ऐसे वोटिंग को आप फेयर मान सकें, तो वो होता है 1/10। जितने टोटल लोग हैं, मान लीजिए 545 लोग हैं, तो इसमें से 1/10 यानी 54.5 यानी कि करीबन 55 लोग एटलीस्ट आपके होने चाहिए। इतने लोग वोटिंग करेंगे तभी आपकी वोटिंग को माना जाएगा कि हाँ वोटिंग हुई है। आपका है 87th हु हैज़ द अथॉरिटी टू कॉल अ ज्वाइंट सेशन ऑफ द 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये प्रेसिडेंट के पास है। भाई कोई बिल अगर पारित कर रहे हैं लोकसभा में, राज्यसभा में हो जा रही है, राज्यसभा फिर वापस भेज दे रहा है लोकसभा को, तो ऐसे में क्या है कि एक क्या बन जाता है ना कि डेडलॉक की कंडीशन बन जाती है। तो डेडलॉक की कंडीशन को हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो है, जो करंट प्रेसिडेंट है अपने, वो रामनाथ कोविंद जी हैं। तो इनके पास ये पावर है और ये इनकी डिस्क्रिशनरी पावर भी है कि ये ज्वाइंट सेशन कभी भी बैठा सकते हैं। इन विच सेशन ऑफ द ईयर प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो ये फर्स्ट सेशन जो होता है जिसे हम बजट सेशन कहते हैं, उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है वो दोनों ही हाउस को एड्रेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डू नॉट हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर? तो मध्य प्रदेश में नहीं है। बाई कैमरल आप जान रहे हो, विधानसभा और विधान परिषद कहते हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो ये हर जगह दोनों नहीं होती हैं। तो बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बहुत ही बड़े बड़े स्टेट्स हैं, इनमें है। लेकिन मध्य प्रदेश भी बहुत ही बड़ा स्टेट है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, आपका बाई कैमरल नहीं है, है ना। अच्छा, what fraction of legislative council members are nominated by governor on the advice of cabinet from amongst those who have cancelled in the field of science art? है ना। तो just a second, okay, so कुछ क्या है कि कुछ सीट्स ऐसे रखी जाती हैं जो साइंस, आर्ट, लिटरेचर, कोऑपरेटिव मूवमेंट और इन सारे फील्ड में जिन लोगों ने अच्छे करे हैं उनको लिया। जैसे अभी सचिन तेंदुलकर, रेखा जी को और ऐसे कई सारे लोगों को रखे जाते हैं ना, तो कुछ ऐसे सीट्स रहते हैं। तो ये पूछ रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात कर रहा है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर्स की बात कर रहा है जो गवर्नमेंट चूज़ करते हैं, तो ये कितने हैं, है ना। तो ये बता रहा है 1/12 होते हैं। जो टोटल सीट है उसकी 1/12 होती है, इस पे इन्हें रखी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा सीट्स होती हैं। लोकसभा में ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन राज्यसभा में ज़्यादा होती है और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा होती हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज़ द कंस्ट्रक्शन साइट ऑफ प्रपोज तिपाई मुख डैम लोकेटेड? है ना। तो तिपाई मुख बहुत ही फेमस है। ये देखो कब बना था? तो ये बना था आपका 1983 में, है ना। प्रपोज किया गया था और सारी चीज़ें। तो ये एग्जैक्टली क्या है,
हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए और फ्लड कंट्रोल के लिए था। किस जगह पे है ये? मणिपुर में। अगला बात करते हैं 92nd, द कैपिटल ऑफ मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन आ गया था। आपके कैपिटल तो आपको सभी के ही पता होंगे। तो इम्फाल है कैपिटल मणिपुर का, मिजोरम का क्या है? आइजोल है, और अरुणाचल प्रदेश का क्या है? ईटानगर है। किसी एक का भी अगर आपको पता होगा तो बाकी सभी का आप इजिली निकाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्राइब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर? तो कृष्णा रिवर आपको पता है ना, किधर से किधर की तरफ फ्लो करती है, तो कौन सी इसमें है ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो गोदावरी है ना, गोदावरी नहीं है। गोदावरी अपने में बहुत बड़ी एक नदी है, इसे साउथ की गंगा भी कहते हैं, है ना। तो द 94th क्वेश्चन पे जंप करते हैं। 94th क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिल स्टेशन? तो ये क्वेश्चन देखो यार बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि ये इसमें तो यार चारों ही जो हैं वो एक प्रॉपर हिल स्टेशन है, लेकिन इन्होंने मुन्नार को बोला है। हालांकि मुन्नार भी एक तरह का हिल स्टेशन है। मैं आपको बस आंसर बता देता हूँ, अपनी तरीके से आप इसका आंसर लिखिएगा। जो आंसर आपको उचित लगता होगा वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ताकि और जो पर्सन्स हैं उनको भी इसके बारे में नॉलेज मिल जाए, है ना। तो ऊटी किस जगह पे है? ऊटी आपका तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु के वेस्टर्न घाट के एरिया में है। ये आपका कोडाई कनाल, ये भी आपका किस में है? तमिलनाडु में है। ये भी हिल स्टेशन ही जैसा है। ये मुन्नार आपका कहाँ है? यह है आपका केरला में। और कोयम्बटूर कहाँ है आपका? तो यह अगेन आपका तमिलनाडु में है ना। अच्छा, 95th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स शेयर्स बॉर्डर विद चाइना? तो हिमाचल प्रदेश है ना। ऊपर देखो नंदा देवी का जो माउंटेन है, और इधर की तरफ से वो चाइना को कनेक्ट करता है ना, जोशीमठ बद्रीनाथ की तरफ, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंड लॉक्ड स्टेट? कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट नहीं है? तो आपको पता है उड़ीसा जो है, वो उड़ीसा इधर का जो एरिया आता है ऐसे करके जाता है ना अपना, ये ऐसे करके, तो यहाँ के एरिया में आपका है ना, ये देखो उड़ीसा पड़ रहा है। उड़ीसा यहाँ पे वाटर से भी कनेक्टेड है, तो ये लैंड लॉक नहीं है। लैंड लॉक मतलब होता है कि जैसे चारों, जैसे आप उत्तर प्रदेश को देख लो, तो उत्तर प्रदेश जो है वो चारों तरफ से, इधर से आपका नेपाल है, इधर से आपका ये है, ये है, ये है ना, तो ऐसे चारों तरफ से लॉक्ड है, तो ये से लैंड लॉक्ड कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? है ना। तो इसमें सिंपली मैं बता देता हूँ कि ये फ्रांस, ये है क्या, है ना। तो ये यहाँ के नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के नाम लिख रहे हैं। ये आपके कंट्री है, और ये आपके नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी कौन सी? जैसे यूएसए में CIA काम करती है, और ये से सबसे बेस्ट माना जाता है ना। पाकिस्तान में ISI काम करती है, इंडिया में रॉ काम करती है, UK में MI6 काम करती है ना। लेकिन देखो फ्रांस का यहाँ पे क्या है कि फ्रांस गलत दे रखा है। ये आपका जो मोसैड है, ये आपका कहाँ का है? ये आपका इजराइल का है ना। इजराइल का ये माना जाता है इंटेलिजेंस एजेंसी, है ना। आगे बात करते हैं, आपके ख़त्म होने को है हमारा 98 क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज गुरु नानक देव बॉर्न? है ना। तो गुरु नानक जी 1469 में इनका बर्थ हुआ था। विच रिलीजियस लीडर इस्टेब्लिश 4 मठ? है ना। तो ये तो बहुत ही फेमस है। 4 मठ हैं अपने, जैसे 4 धाम है, यहाँ 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 यहाँ, है ना। इंडिया के 4 धाम है, वैसे ही ऐसे इन्हीं जगहों पे इन्हीं के पास 4 मठ भी हैं, है ना। तो 4 धाम में आपके कौन से 4 धाम आते हैं? आपके बद्रीनाथ आता है ना, द्वारका, यहाँ पे पुरी, है ना, और रामेश्वरम। तो ये 4 धाम आते हैं। इसी तरीके से 4 मठ भी हैं। 4 मठ किन किन 4 जगहों पे आते हैं? तो एक जोशीमठ, ये नॉर्थ में यहाँ जोशीमठ है ना, जिसे पहले नाम ज्योतिर्मठ था, अब जोशीमठ हो गया है। आपका द्वारका जो वेस्ट में है ना। आपका गोवर्धनपुरी, ये पुरी में है ना। तो ये किधर है? ईस्ट में हो जाएगा। और आपका है कर्नाटका में, चिकमंगलूर में। तो अगला है चिकमंगलूर में। लास्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी टू इंडिया? तो ये थे थॉमस द एपोस्टल, है ना। तो ये फर्स्ट क्रिश्चियन मिशनरी थे, है ना। तो देखो ये सारी जो चीज़ें आई थी आपके एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ आपका पार्ट सेकंड भी इसका होता है। तो इसमें आपको ये 3 में से किसी एक पे ना ऐसे लिखने था। और ये बहुत ही फेमस चीज़ है, इंडियन स्पेस प्रोग्राम है, कॉज ऑफ करप्शन इन इंडिया है, हाउ टू डील विद लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, है ना। तो अगर आप रिक्वेस्ट करोगे या अगर आप कहोगे तो मैं क्या करूँगा कि इनमें से भी चीज़ों पे सेपरेट ऐसे भी लिख दूंगा, जिस पे आपको एग्जैक्टली आइडिया मिलेगा। और मैं आपको एक गेस और दे दूंगा, करीबन 12 ऐसे सेट्स का, जो ज़्यादा चांसेस हैं कि इस बार इन पे ही ऐसे आएंगे, है ना। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो और मैक्सिमम लाइक्स हमें मिलते हैं तो उसके थ्रू हम करते हैं। और देखो इसके अभी मैं क्या है कि पूरी सीरीज़ लाने वाला हूँ, IB-ACIO की पूरी ही हमारे पास सीरीज़ आएगी, जिसमें कई सारे टेस्ट होंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो आप नोटिफिकेशन भी प्रेस कर लेना, ताकि आपको कंटिन्यूसली जो भी मैं वीडियोस ला रहा हूँ उसके अपडेट्स आपको मिलते रहें, है ना। और अगर ये पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे कई सारे, जैसे आपके कई सारे ग्रुप्स होंगे, इसमें ये बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम है ना।
और देखो यार, हमें बहुत बार मन करता है कि हम अपने देश को सर्व करें, कई तरीके से करें, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है जिस तरीके से आप अपने देशभक्ति देश के प्रति दिखा सकते हो। और प्रेस्टिजियस जॉब है, काफ़ी अच्छी सैलरी है अगर आप सैलरी के लिए भी जाना चाहो। साथ ही साथ ये एक ऐसा जॉब है जिसमें आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि मेरा लाइफ जो है वो थोड़ा वर्थ इट है। तो इस वीडियो को अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करोगे तो उनको भी थोड़ी हेल्प मिलेगी और एक उन्हें, है ना, मोटिवेशन मिलेगा। साथ ही ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ये अगर आप और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हो या बाकी चीज़ों की भी तैयारी कर रहे हो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एक प्रैक्टिस सेट उनके लिए बन जाता है ना। तो ये जैसे मेंस होता है, एडवांस होता है, तो मेंस में ऐसे आते हैं, एडवांस में आप, है ना, प्री और मेंस होता है ना उसमें आपके यूपीएससी में, तो प्री में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस में आपके कुछ ऐसे वाले भी आ जाते हैं, तो इसकी भी प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी। चलो, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस कंप्लीट वीडियो।